औरंगज़ेब चाहता तो पूरे उस मंदिर को तोड़ के वहीं पे एक बड़ा-सा भव्य मस्जिद खड़ा कर सकता था। पर उसने वो ऐसा नहीं किया, सिर्फ़ मंदिर के शिखर तोड़ के उसके ऊपर 3 गुंबद लगा के उसको मस्जिद बना दिया, ताकि रोज़ काशी के और भारत के हिंदू अपने सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग को देख-देख के वो आहत होते रहें। आप ऐसे लोगों का गुणगान कर रहे हैं जिन्होंने मेरे पूर्वजों पे अत्याचार किया, तो मैं आपका दोस्त कैसे बन सकता हूँ? आपके लिए किस आदमी के साथ बैठना ज्यादा मुश्किल है? एक जो सावरकर को डरपोक मानता है या दूसरा जो टीपू सुल्तान को सेक्युलर मानता है? तो टीपू सुल्तान ने इतना ब्रुटैलिटी दिखाया था, तो संजय खान की टीम जब सीरियल बना रही थी तो उनको ये सब पता नहीं था या पता था पर उन्होंने दिखाया नहीं? सब लोग पूछते हैं इज ही द औरंगजेब ऑफ द साउथ? मैं तो उल्टा जवाब देता हूँ कि औरंगजेब वाज द टीपू ऑफ द नॉर्थ। हमारे एक टीचर हुआ करते थे, वो उन्होंने एक प्राइवेट सेशन में कहा था कि जितने जुल्म वीर सावरकर ने सहे, जो महात्मा शब्द था वो वीर सावरकर के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए था और किसी के लिए नहीं। द रौनक पॉडकास्ट के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड में वेलकम दोस्तों। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, भारत के मशहूर हिस्टोरियन, राइटर एंड स्पीकर डॉक्टर विक्रम संपत। विक्रम जी ने हमारे देश के इतिहास से जुड़ी कई कहानियों को सामने लाने का बहुत बड़ा काम किया है। वो कहानियां जिन पर या तो आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया या जानबूझकर उन कहानियों को इग्नोर कर दिया गया। विक्रम जी ने अब तक 10 किताबें लिखी हैं, जिनमें वीर सावरकर की जिंदगी पर 2 हिस्सों में लिखी उनकी किताबें सबसे ज्यादा पॉपुलर भी हुई और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी भी उन्हीं पर हुई है। हाल ही में टीपू सुल्तान पर भी उन्होंने एक बुक लिखी जो आते ही बेस्ट सेलिंग बुक्स की लिस्ट में शामिल हो गई है। सो बहुत ही खतरनाक पॉडकास्ट होने वाला है, पूरा एपिसोड देखना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। एंड प्लीज वेलकम डॉक्टर विक्रम संपत। नमस्ते, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक रौनक, सच अ प्लेजर टू बी हियर। बहुत आई थिंक महीनों से ख्वाहिश थी कि आपके शो पे आएं। बिल्कुल, और हम लोग लास्ट टाइम मिले थे ईशा फाउंडेशन में, और नंदी के सामने हमने आपकी उस बुक के साथ वेटिंग फॉर शिवा के साथ एक फोटो भी ली थी। और आज हमने प्लान करके ये नहीं पहना है, बट मैच हो गया है। थैंक यू। सो सर, बुक आपकी और एक आई जी, जो कि काफी मोटी है। सो इतनी मोटी बुक क्यों लिखते हैं आप? पहला सवाल, क्योंकि आज की जनरेशन 30 सेकंड के रील में ही सब कुछ देख लेना चाहती है, बट इतनी मोटी बुक के पीछे टाइम कितना लगता है और इतना मोटा ही क्यों? इसमें 3 वॉल्यूम भी हो सकते थे। वो पब्लिशर पे निर्भर करता है कि कितने वॉल्यूम्स आएंगे, बट मुझे लगता है कि रिसर्च जो है वो मेटिकुलस होना चाहिए, बट एक्सेसिबल कंटेंट। रीडिंग में भी लोग जो सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि किताब तो देखने पे फर्स्ट इंटिमिडेट हो जाएंगे कि बाप रे बाप इतना मोटा किताब है, पर पढ़ते पढ़ते 1 हफ्ते 2 हफ्ते में इफ़ यू एक्चुअली सिट एट इट दे आर एबल टू फिनिश इट। तो वो एक चीज़ है। एंड देयर इज सो मच कंटेंट विच इज़ वेल रिसर्च्ड। उसको अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करना इज अप टू अ लॉट ऑफ पीपल, इंक्लूडिंग पीपल लाइक यू who play with content. You're the Right. ministry of content after all. So टाइम कितना लगता है? इस बुक में कितना समय लगा आपको? ये किताब रौनक जी was brewing in my head for 10-15 साल। मेरा जो literary career it started quite coincidentally with टीपू सुल्तान। मैं 12-13 साल का लड़का था, स्कूल में पढ़ता था, मुझे इतिहास बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था एज अ सब्जेक्ट। अच्छा। मैक्सिमम पनिशमेंट अगर किसी सब्जेक्ट के लिए मिला है तो इतिहास के लिए था। ऑलवेज नील डाउन आउटसाइड क्लास। कौन किसके बाद आया, किस ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया, मुझे आई जस्ट कुडंट मेमोराइज दोज। और सब रट्टा मार के क्या मिलेगा, यही मैं सोचता था तब। बट एट दैट टाइम आपको याद होगा, आपके कुछ व्यूअर्स को भी, इट्स द 90s आई एम टॉकिंग अबाउट। तो तब तो ये स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान जो संजय खान द्वारा निर्मित था, जिसमें वो लीड रोल में भी थे, वो आ रहा था। और आपको अगर याद हो तो उसमें जो वाडियार राज परिवार है मैसूर के, जो हिंदू शासक थे, जिनसे हैदर अली टीपू के पिता ने तख्त छीन लिया था, उनको इतने बुरे तरीके से दिखाया गया उस सीरियल में। महाराजा को दिखाया गया एक मोटा आदमी जो नर्तकी के साथ नाच रहा है, महारानी को एक बिल्कुल कन्नाइविंग कंस्पायरिंग वुमन, वैम्प जैसा दिखाया गया। और उस पर कर्नाटका, जहाँ से मैं आता हूँ, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए कि आज भी आफ्टर द रॉयल फैमिली हैज सीज टू एग्जिस्ट वो राज परिवार को लोग बहुत आदर सत्कार से देखते हैं। और आपको याद होगा उसी वक्त स्टूडियो में भी आग लग गई थी और संजय खान का चेहरा जल गया था। 40 लोग की मृत्यु भी हुई। हाँ बिल्कुल। और जो लोकल कन्नड़ा मीडिया है उसमें बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी कि ये वाडियार का श्राप है। उन्होंने इनको इतनी बुरी तरीके से दिखाया, इसलिए वाडियार का श्राप से ये हो गया।
तो एक 12-13 साल का लड़का जिसको अदरवाइज इतिहास उतना अच्छा नहीं लगता था, नीरस लगता था, पता नहीं क्या हुआ उस क्षण में कि ये सारे प्रोटेस्ट देख के वगैरह, और मैसूर और मेरे परिवार का कोई ताल्लुक भी नहीं था। आई एम हाफ तमिलियन हाफ महाराष्ट्रियन। राइट। पर उसके बाद मुझे सत्य जानना था, एक सत्यान्वेषण, एक खोज पे निकल गया, जस्ट नेवर विद द आइडिया टू ये किताब बनेगा या मैं एक दिन इतिहासकार बनूंगा। इट वॉज फॉर द जॉय ऑफ डिस्कवरी, जॉय ऑफ रिसर्च, स्वांत सुखाय, उसके लिए। और ये जो कीड़ा था मैसूर का, ये मेरे दिमाग में रहा 10 साल के लिए। और पहले सिर्फ वो एक महाराजा और महारानी के बारे में जानना था मुझे, और उसके बाद धीरे धीरे पूरा जो परिवार था, राज परिवार, जिन्होंने वाडियार राजवंश ने 600 साल तक राज किया मैसूर पे। और आज कर्नाटका का जो हम एक इकोनॉमिकली प्रॉस्परस और कॉस्मोपॉलिटन कल्चर देखते हैं, दैट वाज ऑल थैंक्स टू द लेटर वडियार्स। पर अचंभित रहा मैं कि ऐसे एक प्रोग्रेसिव रॉयल फैमिली पे एक भी किताब नहीं था, नॉट अ सिंगल बुक कवरिंग द एंटायर 600 ईयर्स। हमारा भारतीय इतिहास जो है बहुत ही दिल्ली केंद्रित है। दिल्ली में हर छोटा मोटा जिसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, तुगलक, लोधी, खिलजी, इन्होंने क्या किया अदर देन खून खराबा, आई डोंट नो। बट उनके बारे में हमें कंठस्थ मालूम है, हमारे बच्चों को, वंशावली, कौन किसके बाद आया, किस ईस्वी में कौन मरा। पर साउथ इंडिया, दक्षिण भारत हो, महाराष्ट्र, मराठाओं के बारे में भी, और पूर्वोत्तर कितने लोगों को वहाँ के अहोम राजवंश के बारे में पता है, असम का, जो वाडियार की तरह 600 साल तक राज किए। आप अपने व्यूअर्स को पूछिए 2 अहोम राजाओं का नाम बताए, चलिए आप बताइए 2 अहोम राजाओं का नाम, नहीं बता पाएंगे कोई भी। चोला वंश के राजा हो, वाडियार राजा हो, त्रावणकोर के राजा हो, शतवाहन, राष्ट्रकूटा, गंगा, कदम्बा, चालुक्यास, इन सबको बस एक मैप में डाल के छोड़ दिया कि यहाँ से यहाँ इन्होंने शासन किया। पर मुगलों का पूरा वंशावली सबको मालूम होगा, बाबर के बाद ये आया, हुमायूं के बाद। तो ये जो इट वॉज नॉट प्लान्ड दैट टाइम कि, बट आई फेल्ट कि इन वाडियार राज परिवार पे एक भी किताब नहीं है, तो इस पे कुछ लिखना चाहिए। तो इसी तरह 10 साल रिसर्च करने के बाद मेरी पहली किताब 2008 में आई। आई वॉज 25-26 देन। तो स्प्लेंडर्स ऑफ रॉयल मैसूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वाडियार्स। पर उसमें रौनक जी, देयर वाज दिस वन कालखंड जो 40 साल का कालखंड था, जहाँ इट्स कॉल्ड इन द सब टाइटल ऑफ दिस बुक इज कॉल्ड द इंटररेग्नम, जो अंतराल है, जहाँ पे तख्त को कब्जा करके हैदर अली ने शासन चलाया, और उसके बाद उसके बेटे ने। सिर्फ 40 साल की अवधि, पर उस अवधि में भारतीय इतिहास पूरी तरह से बदल गया। तो उसके बारे में मुझे और जानना था, और एक किताब सिर्फ उस पे तभी मेरे मन में था कि लिखना है। बट बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई तब कि मुझे ये प्रोजेक्ट पोस्टपोन करना पड़ा। तो उस किताब के आने के बाद मैं कई जगह पे लेक्चर्स दे रहा था। बैंगलोर जो मेरा होम टाउन है, वहाँ भी एक लेक्चर दे रहा था, और वो इस इंटररेग्नम पीरियड पे था। तो एक बहुत ही सभ्य सुशील ऑडियंस, वेरी प्रेस्टिजियस वेन्यू, मैं उसमें टिप्पू सुल्तान के बारे में बात कर रहा था। उसके खुद के पत्र मैं पढ़ रहा था, जो उसके कमांडर्स को उन्होंने लिखा कि आप कैलीकट जाओ, वहाँ इतने मंदिर तोड़ो। मैंने 4 लाख काफिरों का धर्मांतरण कर दिया है वहाँ पे कैलीकट में, जो कोड़िकोड है। वो मैं जैसे ही पढ़ना शुरू किया, जो सभ्य ऑडियंस था उसमें से एक तबका प्रोटेस्ट पे उतर गया, पेपर रॉकेट्स फेंके गए स्टेज पे, और जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो घबरा के मुझे कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा, मुझे अंदर ले गए। मेरे पिताजी फर्स्ट रो में बैठे हुए थे, तो कोई टिप्पू फैन क्लब या ऐसा कोई आदमी आया, उनके हाथ में एक पैम्पलेट डाला और बोला आपका एक ही लड़का है, अगर आप चाहते हैं कि वो जिंदा रहे तो उनको बोलिए कि अपना जिप इट। नेचुरली घर में काफ़ी घमासान हो गया उसके बाद। और मेरी माय बैड लक वाज, उसके सिर्फ 2 हफ्ते बाद मैंने कुछ लेख लिखा था एक न्यूज़पेपर पे, दीवान, मैसूर के दीवान, और उसमें टिप्पू का कुछ जिक्र था। तो उस पे फिर से बवाल, और न्यूज़पेपर ऑफिस के सामने लोग इकट्ठा हो गए प्रोटेस्ट करते करते कि इसको अपॉलॉजी देना चाहिए। मैंने कहा नो, ओवर माय डेड बॉडी आई एम नॉट गोइंग टू अपोलोजाइज। मैंने जो कुछ लिखा है वो तथ्यों पे आधारित है। सत्य लिखना कब से इट बिकेम अपराध, तो मैं कोई अपॉलॉजी नहीं दूंगा। तो उन्होंने बैंगलोर के बीचों बीच MG रोड में मेरा पुतला जलाया, माय effigy वाज बर्न्ड देयर, एंड दिस क्रिएटेड अ ह्यूज फ्यूरोर एट होम। और मेरी माँ उस समय शी वाज कीपिंग वेरी पुअर हेल्थ, तो उन्होंने मुझसे वचन ले लिया कि तुम आइंदा से इन पब्लिक यू आर नेवर गोइंग टू टॉक अबाउट टिप्पू सुल्तान, इसके बारे में कभी आप बात नहीं करोगे, मुझे वचन दो। तो मैंने दे दिया, और मैंने वचन निभाया जब तक वो जिंदा थी। वो 2018 में अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हर।
उसके बाद मैंने सोचा कि जिसको मैंने वचन दिया वो ही नहीं है तो वचन का क्या मतलब है, वचन तोड़ लेते हैं। और इसीलिए पूरा किताब और 15 साल का जो दिल की भड़ास थी निकालने के लिए कि इतना सप्रेस किया गया कि इसके बारे में बात नहीं करना है, इसके बारे में बोलना नहीं है। जो रिसर्च मटेरियल ऑलरेडी एकत्रित हुआ था उसको फिर से रिविजिट किया, नए सोर्सेस को देखे। और इसी तरह ये 900 पन्ने की है जिसमें 200 पन्ने सिर्फ एंड नोट्स, फुट नोट्स, बिब्लियोग्राफी उससे भरा है, ताकि ये पूरी तरह से संशोधित, ये कोई जो भी मैं कह रहा हूँ बात, इसमें हर एक के लिए एक फुट नोट है, एक सोर्स है, तथ्य है। तो तथ्यों से पे आधारित एक किताब टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली दोनों के बारे में इस किताब में बात की गई है। इसी किताब में लिखा है कि टीपू सुल्तान ने लाखों हिंदुओं को मारा या कन्वर्ट किया। लेकिन हमने बात करी कि संजय खान का एक एपिसोड भी आता है जिसमें टीपू सुल्तान एक देशभक्त है जी। वो लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ रहा है। सो ये कन्फ्यूजन कैसे दूर करेंगे अगर जो दर्शक देख रहे हैं, जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, या उस टाइम पे जिन्होंने सीरियल देखा था, मैं बहुत छोटा था, मुझे बहुत ही हल्का सा याद है, और बाद में उसका जब रिपीट आया तो हम बड़े होके हमने देखा। हाँ, सो क्या क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, विडंबना ये है कि जो लोग कहते हैं कि हम एक राष्ट्र ही नहीं थे, दोज हु फाइंड नेशनलिज्म एज अ बैड वर्ड, और अंग्रेज़ों के आने के बाद हम भारत बने, ऐसे ही लोग ये भी दे प्रोपगेट दैट टीपू सुल्तान ने इस राष्ट्र के लिए लड़ाई की, वो देशभक्त था। जब देश ही नहीं था तो कौन सा देश का भक्त था वो, और कौन सी लड़ाई लड़ रहा था? तो यू कैन हैव इट बोथ वेज। तो और ऐसा देशभक्त जो अंग्रेज़ों के खिलाफ तो लड़ाई कर रहा था, पर उसके लिए फ्रेंच की मदद ले रहा था, और फ्रेंच वर एज इम्पीरियलिस्ट एज द ब्रिटिश। अगर बाय चांस कोई नियति का खेल होके अगर टीपू सुल्तान जीत जाता तो आज शायद बीच बीच में जो अंग्रेजी आ रही है हमारी बातचीत में, उसके बजाय फ्रेंच आती हमारे बीच में, क्योंकि इंडिया वुड हैव बिकम अ फ्रेंच कॉलोनी। तो टू कॉल हिम अ फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर, ऐसे सत्य से बहुत बहुत दूर है वो। ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर, उसका कोई दो राय नहीं है। और अंग्रेज़ों के खिलाफ इतनी कटुता, इतनी शत्रुता थी उसके मन में। ही यूज्ड टू लिटरली हेट देम विसरली एंड ही वांटेड देम आउट। पर ही टुक द फ्रेंच हेल्प एंड ही वाज फाइटिंग द ब्रिटिश। जस्ट वो मराठाओं के साथ भी लड़ाई हो रही थी उसी समय, निज़ाम के साथ हो रही थी, आरकॉट के नवाब के साथ। In the long list of people he was fighting with, the British were one of them. So उसको कोई राष्ट्र भक्ति या देश प्रेम ऐसा हम नहीं मान सकते। और दूसरी बात जो आपने कहा कि जो क्रूरता उसने की, बर्बरता, न केवल हिंदुओं पे बट क्रिश्चियंस पे, जो उसके धर्म से जुड़े नहीं थे उन सब पे, उसमें भी लोग बोलते हैं कि उस जमाने में वायलेंस वाज अ पार्ट ऑफ किंगशिप। जो राजा थे सब क्रूर थे। हाँ, सब क्रूर तो थे, इट वॉज अ प्री मॉडर्न इरा, आज के स्टैंडर्ड से हम जज नहीं कर सकते किसी को, पर कुछ लोग बाकियों से ज़्यादा वायलेंट थे, ज़्यादा बर्बर थे, और टीपू सुल्तान बिल्कुल उसी कैटेगरी में आते हैं। तो बहुत सारे कम्युनिटीज़ आज भी हैं केरला में और मेरे राज्य कर्नाटका में जो आहत हैं, जो 200-250 साल पहले इन्होंने जो बर्बरताएं की उन सब को लेके आज भी आहत हैं। मंडियम अयंगार्स नाम की एक कम्युनिटी है, अयंगार्स का ग्रुप जो भारद्वाज गोत्र को बिलोंग करते हैं। नरक चतुर्दशी, दिवाली के एक दिन पहले, उसी कम्युनिटी के 700 लोगों को, पुरुष, महिला और बच्चे, इनको बर्बरता से इसने मार डाला। और क्यों ऐसा किया? क्योंकि उसी कम्युनिटी के दो जो लोग थे वो जो डिस्प्लेस्ड वाडियार राज परिवार था उसके बिहाफ पे अंग्रेज़ों के साथ मैसेजेस भेज रहे थे। उनको पकड़ नहीं पाया तो उनके सारे कम्युनिटी को इसका दे हैड टू बेयर द ब्रंट। और दिवाली पे किसी छल कपट से सबको बुलाया कि आपके लिए एक फीस्ट है, बहुत बड़ा सा एक भोज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक मंदिर में, लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर जो श्रीरंगपटना में है। और जैसे वो खा रहे थे, मंदिर के दरवाजे बंद करके हाथियों को भेजा गया और सबको कुचलवा के मरवा दिया। क्वाइट सिमिलर टू व्हाट हैपेंड जनरल डायर और जलियांवाला बाग में, कि जब अननोन सेट ऑफ पीपल उन पे गोली चलाई। और आज भी जब पूरा देश दिवाली मनाता है, मंडियम अयंगार्स उस दिन दिवाली नहीं मनाते। वो आज भी 200 साल के बाद वो उस दिन को एक श्राद्ध और मोर्निंग के तरह से मनाते हैं। ये हो गया मंडियम अयंगार्स की बात। सिमिलरली मैंगलोर के जो क्रिश्चियंस थे, ऑलमोस्ट 60,000 और 80,000 के बीच इतनी संख्या के क्रिश्चियंस मैंगलोर से लेके श्रीरंगपटना हाथियों के
पैर में बांध के उनको वहाँ से खींच के लेके आया गया, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर दूर। गर्भवती महिलाएं, उनको भी चलवाया गया रास्ते में, कि बहुत सारे लोगों ने डिलीवर भी किया बेबीज़। बच्चे मर जाते या माँ मर जाती तो उनका एक अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए लोग। ऐसे ही लाशों को वहीं छोड़ दिया कि चील कौवे और कुत्ते उसको खाएं, और बहुत सारे लोग मर गए। ऑलमोस्ट 27 चर्चेस जो मैंगलोर और उसके आसपास है उन सबको तोड़े गए। और श्रीरंगपटना जो राजधानी थी, वहाँ आने के बाद अगर वो धर्मांतरण नहीं करते तो उनके नाक और जीभ काट दिए जाते थे, उनको गधों पे बिठा के उनको ले जाया जाता था प्रोसेशन पे। तो ऐसे अनटोल्ड मिजरीज सब टीपू सुल्तान ने किया, द ग्रेट पेट्रियट टिपू सुल्तान। और जो केरला ने जिस तरह, स्पेशली नॉर्दर्न केरला जिसको मलाबार कहते हैं, वहाँ पे जिस तरह से उस पूरे कालखंड जहाँ टिप्पू ने मिलिट्री रेजीम चलाया, उसको मलयालम में पड़योट्ट कालम बोलते हैं, विच वाज अ मोस्ट हॉरिफिक टाइम। और कैलिकट, मलप्पुरम, ये नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स, दे बोर द मैक्सिमम ब्रंट। तो वहाँ भी महिलाएं, बच्चे, सबको मार दिए गए। ऑलमोस्ट 4 लाख से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण किया। और ये कोई और नहीं बताता, वो खुद बहुत ही गर्व से अपने लेटर्स में बताता है कि अपने कमांडर्स को, मैंने इतने लोगों को सही धर्म का रास्ता दिखाया और उनका सरकमसिशन किया, उनको धर्मांतरण किया। और कूर्ग में जो कोडवा समाज है, वो बहुत ही एक वैलरस, शिवलरस कम्युनिटी है। तो आज भी 12 दिसंबर हर साल उसको कोडवा समाज एक मार्टियर्स डे, शहीदों का दिन मान के उसको कमेमोरेट करते हैं, क्योंकि उसी दिन फिर से छल कपट से बहुत सारे जो कोडवास थे, ऑलमोस्ट हजारों की संख्या में, उनको बुलाया गया एक जगह पे कूर्ग में, जिसका नाम है देवाटी परम। तो हम नेगोशिएट करेंगे, शांति वार्ता करेंगे, तो आप अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ के आइए। तो वो इसको दे बिलीव्ड हिम, और वो आए विश्वास करके। निहत्थों पे पीछे से वार करके सबको मार डाला गया तब। और उसके ज़ैनुल अबिदीन शुस्त्री नाम का एक कमांडर उसको एक पत्र लिखता है, जिसमें बोला गया है कि न केवल जो जीवित बंदी हैं, जो मृतक हैं, जो मर गए हैं, उनका भी धर्मांतरण करना है। जो डेड बॉडीज का सर्कमसिशन करके उनको भी धर्मांतरण किया। तो रिलीजियस बिगेट्री का ये जो पराकाष्ठा है, आप ये नहीं कह सकते कि उस जमाने में सभी लोग क्रूरी थे। हाँ, सभी लोग क्रूरी थे, पर कुछ लोग सबसे ज्यादा क्रूरी थे, जो मृतदेह है उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के बर्बर एक शासक ये रहा। तो टीपू सुल्तान ने इतना ब्रुटैलिटी दिखाया था, तो संजय खान की टीम जब सीरियल बना रही थी तो उनको ये सब पता नहीं था, या पता था पर उन्होंने दिखाया नहीं? बिल्कुल पता होगा, सबको पता था, पता है, और हमेशा से रहा। वो सीरियल जो है वो एक नॉवेल पे आधारित था, काल्पनिक उपन्यास, स्वॉर्ड ऑफ टिपू सुल्तान। भगवान गिडवानी नाम के एक व्यक्ति ने लिखा था उसको। भगवान ने गलत लिख दिया? भगवान ने गिडवानी ने काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट किया उससे। उसमें इसको बहुत ही एक महिमा मंडन करके इसको दिखाया गया, एंड दिस वाज जस्ट एन अडेप्टेशन फ्रॉम दैट। और उस समय भी बहुत सारे लोग जो बॉम्बे मलयाली समाजम है, तो उन्होंने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया, बहुत सारे पत्र लिखे। मैसूर के राजवंश जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे, उन्होंने भी केंद्र सरकार जो उस समय की थी कांग्रेस सरकार, शायद उपेंद्रा मिनिस्टर थे, INB मिनिस्टर, तो उनको भी बहुत सारे पत्र लिखे। सीताराम गोयल जी ने उसी वक्त एक छोटा सा एक किताब भी लेके आए थे, प्रकाशित हुआ, टिप्पू हीरो और विलन, जिसमें उन्होंने सारे तथ्यों को इकट्ठा करके लिखा था कि इट इज़ अ ट्रेवेस्टी विद ट्रूथ। अगर आप दिखाइए, टिप्पू पे सीरियल बनाइए जो भी, बट पूरा चीज़ तो दिखाइए। उसमें उसको एक सेक्युलर रूलर जो सबको हेल्प कर रहा है, अपने कोर्ट में बैठ के वेदों के मंत्र सुन रहा है, ये सब थोड़ा अतिशयोक्ति भी नहीं है, इट्स अ विकृति, इतिहास को विकृत करके दिखाना। वो हिंदू ज्योतिष और ब्राह्मण पंडितों के साथ काफ़ी उसका उठना बैठना था, क्योंकि ही वाज सो स्केर्ड फॉर हिज लाइफ। उसका अगर आप साइको एनालिसिस करें तो दिस मैन वाज हाईली अनसर्टन। कितने अनसर्टन लाइफ में उसको ढकेला गया। 17 साल ही उसने राज किया, पर शायद एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब कोई जंग ना हो, मारकाट, ये सब कुछ नहीं। तो ऐसे एक मेंटल स्टेट जब किसी का रहता है, तो ऑब्वियस है कि यू स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन डिविनेशन
एस्ट्रोलॉजी, वो खुद ही वॉज अ गुड एस्ट्रोलॉजर, ही कुड रीड हिज ओन कुंडली, क्या चल रहा है, क्या दशा, क्या महादशा, वो सब देख के हाउ माई फ्यूचर विल बी। और द हिपोक्रेसी इज हिंदू जो मंदिर थे और ब्राह्मणों को जो अनुदान सरकार से आता था, हाँ। उस सब का तो जब्त कर लिया, पर उन्हीं ब्राह्मणों के हाथों अपनी पूजाएं करवाता था। जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य हैं, जब तीसरा मैसूर युद्ध हुआ तब मराठे आक्रमण किए थे, तो मराठा आर्मी में जो इरेगुलर्स हैं, जो रेगुलर भर्ती नहीं है, इरेगुलर्स, उनको पिंडारीज कहते थे, उन्होंने जाके श्रृंगेरी का जो मठ था, जो आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया, उसको खंडित किया, शारदा देवी की मूर्ति को भी खंडित किया, और वहाँ से ऑलमोस्ट 60-70 लाख का ट्रेजर्स लूटा गया। और उसके प्रोटेस्ट में जो शंकराचार्य थे वो आमरण अनशन पे बैठ गए। तो उसको सुन के पुणे में इतने सारे भूकंप आए कि अगर शंकराचार्य जी का निधन हो जाए तो हमारे राज्य का पर बहुत बुरी आफत आएगी। तो पेशवा ने बहुत सारे लेटर्स लिखे शंकराचार्य को कि आप ऐसा मत कीजिए, आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, हम उससे डबल आपको पैसा देंगे आपके मठ को फिर से बनाने के लिए। ये हमारा पॉलिसी नहीं था कि आपको, आपके मठ को किसी भी तरह की हानि पहुंचे। बाय चांस हो गया, हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। उसी वक्त टीपू सुल्तान ने शंकराचार्य को लिखा कि आप उनसे पैसा मत लीजिए, मैं देता हूँ आपको पैसा, आप मेरे राज्य में रहते हैं तो मैं आपको पैसा दूंगा, आप मठ को पुनरुद्धार कीजिए और शारदा देवी की नई मूर्ति को इंस्टॉल कीजिए। उसके लिए जो साड़ी वगैरह वो भी उसने भेजा। ये एक रियल पॉलिटिक हो सकता है कि अपना जो ओपोनेंट है वो अगर कुछ अच्छा करे उससे पहले मैं कर दूं, ताकि उसका ब्राउनी पॉइंट मुझे मिले। और स्वामी जी ने उनसे लिया पैसा और फिर उसने बोला कि मैंने ये सब दान दिया है, आप मेरी लंबी आयु और विजय के लिए प्रार्थना कीजिए। स्वामी जी ने एक्चुअली किया शतचंडी हवन और सहस्त्र चंडी जप वगैरह इसके लिए, ताकि ये मराठाओं के खिलाफ इसका विजय हो। अच्छी बात है कि वो जप और हवन का कोई अच्छा निष्कर्ष नहीं निकला, ये हार गया मराठाओं से। बट द थिंग इज, 1 साल बाद एक्चुअली शंकराचार्य स्वामी जी जाते हैं पुणे पेशवा का आदर सत्कार स्वीकार करने के लिए। तो ये एक क्षणिक एक दौर था जो अकस्मात हो गया। इट वॉज अ मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ द मराठा पिंडारी फोर्सेस, इरेगुलर्स। तो उसको लोग, अरे इसने शंकराचार्य को दान दिया, जहां मराठास जो हिंदू नेशनलिज्म के प्रतीक आज माने जाते हैं, उन्होंने जाके श्रृंगेरी को लूटा तो इसने दे दिया पैसा। पर इसका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट अगर हम समझें, ऑफ कोर्स बोथ हैदर और टीपू दोनों ने शंकराचार्य को बहुत सारे आदर सत्कार पूर्वक लेटर्स तो लिखे। शंकराचार्य इज द हेड ऑफ द अद्वैत फिलोसफी एंड द शंकराचार्य फिलोसफी। तो उसके प्रति आदर सत्कार होना एक बात है, पर मैसूर राज्य के अंदर स्पेशली टीपू सुल्तान, हैदर अली को धर्मांतरण उतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं था, उसको बस सत्ता चाहिए था। सत्ता जब तक मिले, कौन कैसा धर्म अनुसरण करता है उसको उससे कोई मतलब नहीं था। पर ये राइट फ्रॉम बचपन से ही इसके मन में जो बिगेट्री था अपना धर्म के बारे में, और उसके सारे जो पत्र आप देखें, उसका मैनिफेस्टो आप देखें, उसका मैनिफेस्टो क्लियरली बोलता है, आई थिंक 2 years आफ्टर ही केम टू पावर, 1785 या 86 में उसने निकाला वो मैनिफेस्टो, कि मेरा जो सल्तनत खुदादाद, मैसूर को इस्लामीकरण करके उसका नाम भी बदला गया, सरकार खुदादाद। मैसूर का नाम नज़राबाद हो गया, कूर्ग का नाम जफराबाद, मैंगलोर इस्लामाबाद, कैलीकट को फरुखाबाद। तो ऐसे सारे इस्लामीकरण उसका किया। कन्नड़ा और मराठी जो कोर्ट लैंग्वेजेस थे उसको चेंज करके पर्शियन लैंग्वेज किया गया। तो उसका मैनिफेस्टो में क्लियरली लिखा है कि मेरे सरकार खुदादाद का मेन इंटेंशन वही है कि काफिरों का निर्मूलन हो और जो सही धर्म है उसकी स्थापना हो। उसका जो सो कॉल्ड स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान जिस पे सीरियल बनता है, उस पे भी जो लिखा हुआ है कि वही है कि ये जो स्वॉर्ड है ये काफिरों के खून से रंगना है और सही धर्म की स्थापना में ये मेरी मदद करेगी, हमेशा विजयी रहेगी। तो ये एम्बिग्यूटी का कोई सवाल ही नहीं है। जहां आप ये फैक्ट्स पता थे सबको, लेकिन फिर भी वो खुद बोल रहा है, आपका हीरो खुद बोल रहा है अपने लेटर्स, उसको भी आप मानेंगे नहीं तो आप किस चीज़ को मानेंगे? अगर आज मैं ये चीज़ें बोलूं तो बोलेगा ये तो राइट विंग है, ये संघ से जुड़ा, मुझे संघ और बीजेपी से कोई तालमेल नहीं है, मुझे
कोई पता भी नहीं है, मैं संघ गया भी नहीं हूँ कि शाखा में होता क्या है। मुझे सिर्फ सत्य जानना था। 12 साल की उम्र में जो जर्नी शुरू हुआ कि सत्य जानना है, जी। उसी पे मैं आज भी आई एम कंटिन्यूइंग ऑन दैट सेम पाथ। अब सत्य आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराए तो दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग यू द फैक्ट्स। और एक इतिहासकार का मुझे लगता है रौनक जी दायित्व यही है कि वो सत्य को उजागर करे। करेक्ट। इतिहास जो संस्कृत का शब्द है, उसका अगर लिटरल ट्रांसलेशन भी आप दें तो उसका यही मतलब है कि ये ऐसा हुआ, करेक्ट। दिस हैपेंड सो। तो जो जैसा हुआ है उसको ऐसे ही बताना चाहिए। उसमें आपको क्या परहेज है कि उसको लेपापोती करके, उसको वाइट वॉश करके ऐसा हुआ ही नहीं है, ये एग्जैजुरेशन है। अरे भैया, आपके खुद के हीरो अपने लेटर्स में बोल रहा है, और रोज उसको बहुत सारे स्वप्न आते थे। ही वॉज अ वेरी विविड ड्रीमर। और ये एक ऐसी चीज़ है कि वो हर सुबह अपने टॉयलेट में लगभग 2 घंटा स्पेंड करता था। रात को जो जो स्वप्न देखता था वहाँ बैठ के वो उसको लिखता भी था, डॉक्यूमेंट करता था कि क्या क्या उसने टॉयलेट में बैठ के। टॉयलेट में बैठ के। तो उसकी जो मूल कृति है, मैंने उसको भी उसका भी संशोधन किया। इन हिज ओन हैंड राइटिंग, इट इज़ देयर इन द ब्रिटिश लाइब्रेरी इन लंदन, सारे पर्शियन में लिखे हुए। तो उसको मैं अनुवादित, तो जब टॉयलेट में बैठ के लिखता था, ये फैक्ट कहाँ से मिला? वो ब्रिटिश जब उसकी मृत्यु के बाद उसके पैलेस में जाके उसके सारे जो दस्तावेज, वो जानना चाहते थे कि ये क्या करता था रोज, तो उसके सारे दस्तावेज कलेक्ट किए, उसको ट्रांसलेट किया। तो उसके जो सेक्रेटरी था उसने बोला कि ये रोज वहां बैठ के इसको लिखते थे और वहीं उसको छुपा के रखते थे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उसका डायरी और उसके जो ड्रीम रजिस्टर्स हैं उसमें क्या लिखा गया। बहुत ही सीक्रेटिव था उसके बारे में। तो विलियम कर्क पैट्रिक, उन्होंने लिखा है कि इट वाज फाउंड इन हिज टॉयलेट दिस मैन्युस्क्रिप्ट। सो टॉयलेट एक हेट कथा। टॉयलेट पेपर नहीं। तो उसको भी आप देखें, कनाडा के बहुत ज्ञानपीठ अवार्डी हैं गिरीश कर्नाड, तो उन्होंने द ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान नाम की एक प्ले जो बहुत ही पॉपुलर हुआ, उसमें वही महिमा मंडन, वो बहुत सेक्युलर रूलर था, उस सब का जिक्र है। पर द एक्चुअल ड्रीम्स, व्हेन यू रीड दैट यू आर शॉक्ड, बिकॉज हर ड्रीम में वायलेंस इतना ज़्यादा है। मैंने एक्चुअली वो ड्रीम्स को एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया कि कैन यू साइको एनालाइज देम फॉर मी, बिकॉज ड्रीम्स आर द इंडेक्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आप क्या सोच रहे हैं ऑल द टाइम, वही उसी के बारे में आप स्वप्न देख सकते हैं। तो उन्होंने भी बोला कि दिस मैन सीम्स टू बी कंज्यूम्ड बाय हेट्रेड। ड्रीम्स में अचानक पैगंबर मोहम्मद साहब आ जाते हैं, वो या कोई एंजल आती हैं, उसको बोलता है कि उतने दूर जाओ, वहाँ पे एक गिरजाघर है उसको तोड़ दो, एक मंदिर है उसको तोड़ दो। उसके सारे जो ओपोनेंट्स हैं मराठास, उन सबको काटने मारने के स्वप्न आते थे उसको। और हिंदुओं के लिए जो बहुत ही श्रद्धा का ये है सालिग्राम स्टोन, जो विष्णु का प्रतीक माना जाता है। तो एक स्वप्न ऐसा है कि एक बड़े से एक टोकरी में बहुत सारे सालिग्राम हैं, उसको जैसे ही मैंने रोटेट किया वो बदल गया किसी और फ्रूट में। उसका मतलब है कि सारे जो हिंदू हैं उनका धर्मांतरण हो गया। और वो खुद सुबह अपने ड्रीम्स का एनालिसिस खुद करता है। मैंने ऐसा ड्रीम देखा कि सालिग्राम को मैंने हिलाया तो वो कुछ और हो गया, मुझे लगता है इसका मतलब ये है कि भगवान चाहते हैं कि मैं धर्मांतरण करूं। तो अपने ड्रीम्स को खुद एनालाइज करके उस पे चलता था। तो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र हो या ऐसे अपने ड्रीम्स से इंस्पिरेशन लेके जो कार्य किए, तो इन सब के बावजूद आपका फर्स्ट पर्सन अकाउंट है जो खुद बोल रहा है, आप उस पे भी अगर यकीन नहीं करना चाहते तो मुझे नहीं पता और किस चीज़ पे यकीन किया जा सकता है। तो ये बुक आप संजय खान को भेजेंगे या उनको सॉरी बोलना चाहिए? अब सॉरी से क्या होगा? जो 20 साल 25 साल से आप भी बता रहे थे कि आप जब छोटे थे तो स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, हम ऐसे ही एज अ हीरो वी यूज्ड टू वर्शिप। मेले की तलवार लेकर मैं हूँ टीपू सुल्तान, मैं तो मैं, क्योंकि उसमें वो हीरो दिखाया था, तो एक बच्चा होने के नाते हमको वो हीरो दिख रहा था। तो अभी सॉरी बोलने का आप बोलो कोई फायदा नहीं। अब सॉरी तो आप भेज सकते हो। हाँ, देखेंगे। वो भी आई थिंक बैंगलोर में ही रहते हैं कहीं तो बट उनके मन में अभी भी उनके लिए बहुत ही हैज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। आई थिंक जब पैसा कमा के दिया है, हाँ बिल्कुल, पहचान दी है, चेहरा भी जला दिया रेपुटेशन भी थोड़ा कम हुआ, पर उसके बावजूद आई थिंक जब ये टीपू जयंती कर्नाटका की सरकार 2014 या 15 में शुरू हुआ, आप सोचिए
क्या जर्मनी या इजराइल में हिटलर की जयंती मना सकते हैं हम? और अगर मनाया जाए तो क्या होगा उसका हशर? यहाँ पे मैं ये जब बीजेपी की सरकार थी कर्नाटका में, वो एक और एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि टिप्पू का पूरा जिक्र टेक्स्ट बुक से निकाल दो। वी कांट विश अवे आवर पास्ट। हमें ये पसंद है या पसंद नहीं है, इसके बेसिस पे इतिहास लिखा या पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे मैंने कहा, इतिहास का मतलब ही है कि ये ऐसा हुआ। Correct. अगर ये ऐसा हुआ है तो आप कैसे उसको निकाल सकते हैं या उसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं? जैसा हुआ है आप उसको बताइए। आज की पीढ़ी को, आज की जनरेशन को इसके अच्छे और बुरे कृत्य दोनों के बारे में उनको ज्ञान चाहिए। ऐसा नहीं कि सब चीज़ें बुरी थी, कुछ अच्छी चीज़ें भी की हैं। जैसे मैसूर के जो प्रोडक्ट्स थे, सैंडलवुड, आइवरी, बीटल नट्स, इन सारी चीज़ों के लिए विदेश में एक मार्केट तैयार किया कि इन सारी चीज़ों को वहाँ फ्रांस में और मिडल ईस्ट में मैसूरियन प्रोडक्ट्स बिकते थे। और उसके राज्य में जो कल्टिवेबल लैंड था उसको इंक्रीज किया। जो किसान थे उसको, उन सबको इंटरेस्ट फ्री लोन्स देता था ताकि ज़्यादा उनकी उपज हो। मैसूर आर्मी को मॉडर्नाइज किया। और जो मैसूर के रॉकेट्स थे, जो बहुत लोग बोलते हैं कि इसी ने मिसाइल टेक्नोलॉजी शुरू किया, जो इट इज़ अ लिटिल फार फेच। रॉकेट्स ऑलरेडी वर इन यूज़, पर पहले के जो रॉकेट्स थे उसको एक वुडन या पेपर केसिंग होता था उसमें। हैदर और टिप्पू ने इसमें बदलाव, इम्प्रूवमेंट करके इंस्टेड ऑफ द पेपर दे पुट अ आयरन केसिंग। तो आयरन केसिंग के वजह से जो बारूद था अंदर, उसको इट कुड बी पैक्ड टाइटली। और उसके वजह से जो थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट और रेंज ऑफ द रॉकेट टू ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर तक वो मैसूर के रॉकेट्स जाते थे। और इससे ब्रिटिश हो, मराठाज हो, ये दे वर रियली डिफीटेड सेवरल टाइम्स बिकॉज ऑफ द मैसूरियन रॉकेट्स। एक नेवल फोर्स भी हैदर ने शुरू करने की कोशिश की ऑन द कोस्ट, मैंगलोर और उस साइड। तो ये सारी चीजें हैं। आई मीन देयर आर सम रिडीमिंग फीचर्स। तो अच्छा भी दिखाओ, बुरा भी दिखाओ, जो है वो दिखाओ, जो है दिखाओ। और फाइनली रौनक जी, एक शासक का जो लेगेसी है, हम किस तरह से उस लेगेसी को माने, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट आपका सोशल रिपोर्ट कार्ड क्या है। आपने अपने राज्य और जो नेबरिंग किंगडम्स हैं वहाँ के लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया। इन दैट देयर इज नो एम्बिग्यूटी एट ऑल कि दिस वाज वांटन क्रुएल्टी, बर्बरता और नरसंहार की पराकाष्ठा। दैट इज समथिंग दैट इज टू बी सेड। सब लोग पूछते हैं, इज ही द औरंगजेब ऑफ द साउथ? मैं तो उल्टा जवाब देता हूँ कि औरंगजेब वाज द टिप्पू ऑफ द नॉर्थ। आप हर चीज को नॉर्थ इंडियन लेंस से क्यों देखना चाहते हैं? ही वाज एज बैड एज दैट। तो and I think when we talk of his legacy, the biggest answer to that is 1965 जब इंडो पाक वॉर चल रहा था, तो पाकिस्तान नेवी ने 5 बैटल शिप्स तैयार किए, which was, and they were to attack with the code name called Operation सोमनाथ। रेमिनेसेंट की गजनी ने क्या किया उस वक्त पे, एंड टू अटैक द्वारका एंड ऑल्सो द सोमनाथ टेम्पल। तो 5 जो बैटल शिप्स थे उसके नाम थे PNS, पाकिस्तान नेवल सर्विस में, बाबर, PNS बाबर, PNS जहांगीर, PNS शाहजहां, PNS आलमगीर आफ्टर औरंगजेब, 5वां जो शिप था PNS टिप्पू सुल्तान। अब मुझे आई कैन अंडरस्टैंड कि बाबर, जहांगीर वगैरह का जो जोग्राफिकल एक्सपेंस था वो पाकिस्तान भी उनके मुगल एम्पायर में आता था, पर सुदूर दक्षिण में मैसूर में कन्नड़ा स्पीकिंग प्रोविंस का टिप्पू सुल्तान का रेजोनेंस पाकिस्तान में क्यों होना चाहिए? व्हाई वुड द पाकिस्तानीज वेनरेट टिप्पू सुल्तान? तो उसकी जो आइडियोलॉजी थी, उसकी जो धार्मिक विचार थे, कहीं तो मेल खाते हैं वहाँ पे, इसीलिए वो महिमा मंडन करते हैं उनके। और आई थिंक 2019 में इमरान खान ने पाकिस्तान के संसद में बोला कि टिप्पू सुल्तान इज माई हीरो एंड रोल मॉडल, आई वुड लाइक टू एम्युलेट हिम। अब पता नहीं, टिप्पू सुल्तान का एंड बहुत ही दुखद हुआ। इन हिज फोर्ट ही वाज फाउंड डेड, किल्ड बाय द ब्रिटिश। आई विश इमरान खान अ लॉन्ग लाइफ एंड गुड लाइफ इफ ही वांट्स टू इम्युलेट हिम, एंड आई होप दैट इज नॉट द रोल मॉडल दैट ही इज लुकिंग फॉर हिज ओन लाइफ। सर, मैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने चाणक्य बनाई थी तो वो रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें हिंदुत्व की फील थी। सो बाद में वो आया, लेकिन फिर बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। टिप्पू सुल्तान अप्रूव हो गया, वो चला, प्रोटेस्ट करने के बाद भी चला। सो उस टाइम पे जो सिस्टम था टीवी का, मीडिया का, फिल्म्स का, सीरियल्स का,
उसने फैक्ट्स छुपाया क्यों? छुपाया ये तो पता चला, उसके पीछे रीजन क्या था? एनी सब्जेक्ट स्वतंत्रता के बाद अगर किसी के साथ मैक्सिमम छेड़छाड़ अगर किसी डिसिप्लिन से हुआ है वो है इतिहास। अपने हिस्ट्री को किस तरह से विकृत करके हमको दिखाया गया। और विडंबना की बात यह है रौनक जी कि स्वतंत्रता से पहले एक नेशनलिस्टिक या राष्ट्रवादी इतिहास लिखने का बड़ा एक स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी था, जिसमें सर जदुनाथ सरकार हो, आरसी मजूमदार हो, जी। सीताराम गोयल, ये सारे आर एस शर्मा, ये सारे लोग थे। पर आफ्टर इंडिपेंडेंस द थिंग इज जो ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट है उसको पूरी तरह से कुचला गया। इसके बहुत सारे कारण थे। आई थिंक जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, एक तो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा। वो खुद इतिहासकार तो थे नहीं, पर एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिनको डिस्कवर करना होता है इंडिया को, वो लिखते हैं ये चीज़। तो वो एक डॉक्यूमेंट बना कि मुझे देश के इतिहास को इस तरह से प्रेजेंट करना है, ये एक रूपरेखा है, ये ब्लूप्रिंट है। और सारे इतिहासकारों को पता था कि अगर इस जो बाउंड्री है इसके बाहर हम लिखें तो वी विल पे फॉर इट, यू नो। दैन मेनी पीपल दे लॉस्ट देयर करियर्स, दे लॉस्ट देयर यू नो फेलोशिप्स, बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज यू हैड टू फॉलो। इतिहासकार जब बावर्ची बन जाता है कि आप मालिक किस तरह से चाहता है कि यू नो द फूड इज कुक्ड, नमक मिर्च स्वाद अनुसार अपने मालिक का, तो वो सही इतिहास नहीं होता। उनको शायद ये डर था कि स्वतंत्रता के बाद जो पार्टीशन हुआ, वो इट वाज अ ब्लडी पार्टीशन, जो धर्म के आधार पर हुआ था। तो शायद चाहते नहीं थे कि ये जो अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स हैं उनके बारे में बात करके फिर से समाज में कोई अनरेस्ट ना पैदा हो। और इसी किताब में डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा, जो कनाडा के इतने महान लेखक हैं, 92 ईयर्स ओल्ड हैं अभी, और अभी भी ही इज़ सो एक्टिव एंड राइटिंग। तो वो एक बहुत ही रोचक चीज़ के बारे में बात करते हैं कि इंदिरा गांधी के समय में वो टेक्स्ट बुक कमेटी में थे। तो उसमें एक जी पार्थसारथी नाम के व्यक्ति उसका चेयरमैन था। और जब डिस्कशन हो रहा था इतिहास के पाठ्यक्रम को लेके, तो उसमें बोला गया कि ये सारी चीज़ें, गजनी ने ये तोड़ा, घोरी ने ये किया, औरंगज़ेब, तिमूर, टीपू, इन सब के बारे में उतना ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। तो भैरप्पा जी उनसे भिड़ते हैं और पूछते हैं क्यों, ये तो सत्य है, इसको बताना चाहिए, इसमें क्या आपको परहेज है? नहीं, इससे नेशनल इंटीग्रेशन खराब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा बट अगर कल मैं आपका बेटा 6 साल का है, कल अगर आप उसको हम्पी लेके जाएं या कोणार्क का मंदिर लेके जाएं, वो पूछेगा पापा ये किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा? और आपका इतिहास किताब जो टेक्स्ट बुक है वो कुछ और बोलेगा। तो what will happen to the child? And that is a question Bhairappa ji asked पार्थसारथी, and I think 2-3 मीटिंग्स के बाद उनको हटा दिया गया उस कमेटी से। अरुण शौरी जी ने एमिनेंट हिस्टोरियंस नाम की किताब आई थिंक 20 साल पहले लिखा। उसमें भी एक जिक्र था कि वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट आई थिंक 1989 जब ज्योति बासु की सरकार थी, तब एक सर्कुलर निकाला था जिसमें पूरे राज्य में जो जो पाठ्यक्रम है इतिहास का, उसका एक थरो इन्वेस्टिगेशन करके 2 कॉलम बनाए गए कि अशुद्ध हो और शुद्ध हो। अशुद्ध हो में ये था कि मोहम्मद गजनी ने आके सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, घोरी ने ये दुष्कृत्य किए, तिमूर ने एक दिन में यहाँ दिल्ली में 1 दिन में 1 लाख काफिरों का नरसंहार किया, टिप्पू, औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, मथुरा जन्म स्थान तोड़ा, सारी चीज़ों का वो सब अशुद्धो है। और शुद्धो में लिखा है इस सबको निकालो, इस सबको टोन डाउन करो, इसको ज़्यादा जिक्र मत करो। दिस इज अ डॉक्यूमेंटेड सर्कुलर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ज्योति बासु के टाइम। हाँ, जिसको अरुण शौरी जी ने उद्धृत किया अपने किताब में। तो हम हमेशा सोचते हैं ऐसा करने से क्या होता है कि आपके राजनेता और आपके जो पॉलिसी मेकर्स वो खुद देश के मुसलमानों को बता रहे हैं कि इनके बारे में अगर गलत चीज़ें, जो सही चीज़ें हैं उसको प्रस्तुत करें तो आप आहत हो जाएंगे उससे। आप क्यों हाइफनेट करना चाहते हैं? आप क्यों इन दोनों समुदाय, हम चर्चिल के बारे में बात करते हैं, चर्चिल एक बंगाल फैमिन जो हुआ, 4 मिलियन पीपल डाइड एंड ऑल दैट, तो वो सब उन्मुक्त तरीके से हम बात कर सकते हैं। तब हम ये नहीं सोचते कि देश के क्रिश्चियंस को
सही फील बात। हो जाएगा, वो आहत हो जाएंगे। तो देश के मुसलमान, आज के देश के जो मुसलमान समुदाय है, वो इन सारी बर्बरताओं के लिए बिल्कुल, और इसको अंडरलाइन 10 बार करके बोलना चाहिए कि वो उसके लिए उनकी जवाबदेही नहीं है, Right. वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं है। पर कॉन्वर्स भी ट्रू है कि आज के समुदायों को अच्छा महसूस कराने के लिए आप उनको इन बर्बर शासकों के साथ क्यों जोड़ रहे हैं, और उनकी जो बर्बरताएं हैं उन पे लेपापोती करके, उनको वाइट वॉश करके, उसको डिनाई करके आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट आज जो अभी बांग्लादेश में भी जो हो रहा है, ऑपोजिशन का या एक पर्टिकुलर ऐसा सेक्शन है जो हिंदूज के खिलाफ जो वहाँ पे वायलेंस हो रहा है उसके खिलाफ बोलता ही नहीं है। बिल्कुल उनको ये लगता है कि अगर वहाँ पर बोलेगा तो यहाँ पर उनके वोट बैंक को या यहाँ पर मुसलमानों को प्रॉब्लम होगा। पर गाजा के लिए ऑल आइज आर ऑन गाजा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पर नो आइज इज ऑन द बांग्लादेशी सो हिंदूज। ये बोल के आप ये कह रहे हैं कि उनके मन में आप और ज़्यादा ऑब्वियस कर देते हो या और ज़्यादा। और ये बात, ये जो मेंटालिटी है रौनक जी, ये गोज बैक लॉन्ग बैक, बट इट सर्टेनली आई थिंक 1920 में जो गांधी ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया, उसका क्या था, वो वर्ड प्ले देखिए, खिलाफत। आप सोचेंगे अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ी गई एक मुहिम, पर ये खिलाफत नहीं, कैलिफेट। जो टर्की में जो कैलिफ था वो बाय एंड लार्ज उमा और मुसलमान जो ब्रदरहुड है उसके लिए ही इज़ अ वेरी सेक्रेड पर्सन, की प्रॉफिट मोहम्मद के लाइन से आता है वगैरह। तो पहले विश्व युद्ध में टर्की हार गया था और टर्की के खुद के लोग नहीं चाहते थे कि ये कैलिफ उन पे शासन करे। फिर मुस्तफ़ा केमाल अटातुर्क वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आया और टर्की के लोग चाहते थे कि वो शासन करे। पर गांधी ने यहाँ भारत में खिलाफत आंदोलन इस वादे से छेड़ा कि मैं जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें मुझे मुसलमानों की सपोर्ट चाहिए, और बोला भी हम आपकी मदद करेंगे वहाँ खिलाफत खैलिफेट पुनर्स्थापित करने के लिए, इसके बदले में आप स्वतंत्रता संग्राम में भाग लीजिए। ये देश उनका भी है, वो भी अगर भारत स्वतंत्र होता है तो सबके लिए होता है, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं होता। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन सबके लिए होता है। तो बाकी समुदायों को लॉलीपॉप देके नहीं बुलाया गया कि आप ये कीजिए तो हम आपके लिए ये करेंगे। तो इनके साथ वही हुआ कि आप वहाँ हम उसकी मदद करेंगे, आप पार्टिसिपेट कीजिए, जो अली ब्रदर्स थे खिलाफत मूवमेंट में। और गांधी ने ये भी वचन दिया था कि 1 साल के अंदर खिलाफत वहाँ खैलिफेट एस्टैब्लिश होगा और भारत को स्वराज मिलेगा। अब आप सोचिए, हम खुद एक स्लेव नेशन थे, कॉलोनियल, और ब्रिटिश ने टर्की को युद्ध में जीता था। यहाँ पे एक स्लेव कंट्री में कुछ लोग काले झंडे निकाल के हमें कैलिफ चाहिए, तो क्या वो पुनर्स्थापित करेंगे? जीता है वो, जो जीता वही सिकंदर, वो जो चाहे वहाँ पे स्थापित करें। तो दिस मूवमेंट वाज डूम्ड फॉर फेलियर फ्रॉम द शुरुआत, बिकॉज उसमें लॉजिक ही नहीं था कुछ। करेक्ट। तो ऑब्वियसली 1 साल के बाद कोई कैलिफेट वहाँ एस्टैब्लिश नहीं हुआ, स्वतंत्रता भी नहीं मिला, तो उसका जो साइड इफेक्ट्स था, इट वाज हॉरिबल ऑल थ्रू द 1920s। हिंदू मुस्लिम दंगे इस लेवल पे हुए देश में, जो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स में भी बोला गया है कि इस तरह का कम्युनल राइट्स इस देश में शायद पहले हुआ ही नहीं। पहले सिर्फ वो ईद पे या गणेश विसर्जन के टाइम या दुर्गा विसर्जन के टाइम कुछ मुठभेड़ जैसे आज भी होता आ रहा है, तभी भी होता था। पर ब्रिटिश रिकॉर्ड्स खुद बोलते हैं कि 1920s के बाद हर दूसरे तीसरे दिन कम्युनल वायलेंस और दंगे होते रहते थे। तो ये जब हम किसी समुदाय को बोल देते हैं कि आप स्पेशल हैं, आपकी सहायता लेने के लिए हम आपको स्पेशल कंसेशंस दे रहे हैं, और आपकी जो एलिजेंस है वो किसी और देश के लिए है, तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल देम कि आप खुद उनमें अलगाववाद का जहर घोल रहे हैं। तो इतिहास में भी वही हुआ है। मैं फिर से, अब कोई इसको मिसकोट करके ये किसी के अगेंस्ट भड़का रहा है, ये सब अगर बोल रहा है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आज के समुदाय, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, जो उनके एंसेस्टर्स ने किया, या फिर ये घोरी गजनी आज के मुसलमानों के एंसेस्टर्स बिल्कुल नहीं है, तो उनके जो दुष्कृत्य हैं उनके लिए आज के समुदाय बिल्कुल जवाबदार नहीं है, जवाबदेही उनकी नहीं है। पर प्लीज स्टॉप हाइफनेटिंग दीज टू। आज भी कुछ ही महीने पहले आई थिंक शिमोगा, मेरे राज्य कर्नाटका में शिमोगा में, आई थिंक ईद उल नबी या किसी पर्व पे एक बड़ा जुलूस निकलता है औरंगजेब
को महिमा मंडन करते हुए, और उसमें टीपू सुल्तान का जो स्वॉर्ड है उसको प्रोसेशन में ले जाया जाता है। तो आप सोचिए कि जो कम्युनिटीज़ हैं, मैंगलोर के क्रिश्चियंस हों या मंड्यम अयंगार्स हों या कोडवाज हों, उनके पूर्वजों के साथ जो दुष्कृत्य हुआ, आप उसी नरहंतक के बारे में आप प्रोसेशन लेके उसका आदर कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं भाईचारा। तो कैसे भाईचारा होगा? आप ऐसे लोगों का गुणगान कर रहे हैं जिन्होंने मेरे पूर्वजों पे अत्याचार किया, तो मैं आपका दोस्त कैसे बन सकता हूँ? जो दोस्ती है, भाईचारा है, ये टू वे ट्रैफिक है। दोनों पक्षों को हाथ मिलाना चाहिए। हाथ मिलाने के लिए मुझे अपना हाथ आगे करना है, आपको भी करना है। Correct. आप पीछे रखेंगे तो सिर्फ मेरा हाथ लंबा होता जाएगा, आपसे मेरा हाथ मिलेगा नहीं। तो आई थिंक आज के मुसलमानों को भी इस बारे में दीर्घ आलोचन करना चाहिए कि 70 साल का जो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म है, सो कॉल्ड इनके लिए जो बात करते हैं, उससे क्या इनको हासिल हुआ? सच्चर रिपोर्ट में पूरा इनका जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, एजुकेशन लेवल्स हैं, कुछ तो हासिल नहीं हुआ है उससे। मैं किसी ये पक्ष वो पक्ष के बारे में बात नहीं, सब हमाम में सब नंगे हैं, पर उनको सोचना चाहिए कि इस देश में रहने के लिए जो बहुसंख्यक समाज है उसके साथ अगर दोस्ती बनाना है, उनका विश्वास दोनों तरफ से आना है, तो ऐसे जो लोग हैं, टीपू, औरंगजेब हमारे वली हैं, ऐसे बहुत सारे लोग टीवी स्टूडियोज में आके कहते हैं। तो हाउ इज दैट कमिंग टुगेदर ऑफ माइंड्स पॉसिबल अगर आपके विचार ऐसे हैं और आप ऐसे लोगों को अपने रोल मॉडल्स मानते हैं? बिल्कुल। एक अनफॉर्चुनेट चीज इस देश के लिए ये भी है कि इस देश का असली हीरो कौन है और असली विलन कौन है, वो देश को अभी भी नहीं पता है। क्या रीज़न है कि सावरकर वीर सावरकर थे, ये हमको बताना पड़ रहा है, आपको उस पर बुक्स लिखनी पड़ रही है, उस पर चर्चाएं हो रही हैं। क्यों आज भी औरंगजेब कितना क्रूर था, ये हमको बताना पड़ता है। एट द सेम टाइम टीपू सुल्तान ने कितने मंदिर तोड़े, वो अब उस पर चर्चा कर रहे हैं। महमूद गजनी 17 बार उसने अटैक किया, लूटा इस देश को। फिर रोमिला थापड़ कहती हैं कि वो सिर्फ लूटपाट करने आया था, वो कन्वर्ट करने नहीं आया था, अपनी कम्युनिटी का विस्तार करने नहीं आया था। सो ये क्या कंपल्शन है हिस्टोरियंस का था उस टाइम पर कि महमूद गजनी को ये बोलना और लोगों के बारे में ये नहीं बताना। आपने पैसे का एक जिक्र तो किया, बट माइंडसेट हो, और ये लंबे टाइम तक रहा उनका। सो व्हाट वाज द मेन रीजन? नहीं, वो कांग्रेस का वही मानसिकता थी कि हिस्ट्री एज अ टूल फॉर नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण के लिए ये एक साधन है, जिसमें वही अगर ये सत्य बोला जाए तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा और देश में फिर से एक विभाजन की परिस्थिति शायद आ सकती है। क्यों ऐसा आप माने? क्यों आप अपने देश के मुसलमानों पे विश्वास नहीं कर सकते? क्यों आप अगर उनको सही तथ्य अगर बोलें तो जब आप बोल रहे हैं कि आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, तो क्यों आप समझते हैं कि अगर ये बोलने से वो आहत होंगे? क्यों ये खुद जो राजनेता हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो खुद अज्यूम कर रहे हैं कि ये सारे लोग उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। Correct. और आपने जो बोला कि जो आप अपना हमारा इतिहास को भी अगर आप देखें, आप एक सूची बनाइए। आपने 6th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड कौन कौन से वॉर्स के बारे में हमने पढ़ा, युद्ध जो हमने अपने पाठ्य पुस्तकों में, अरब इन्वेजन ऑफ सिंध, उसका क्या निष्कर्ष निकला? भारत और भारतीयों की हार। फिर आप आइए, बैटल ऑफ तरेन, पृथ्वीराज चौहान को हराया गया। बैटल्स ऑफ पानीपत, सब में भारतीयों का पराजय हुआ। फिर एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, जो लंबा लिस्ट है, सारे हैं हमारे पराजय के। और आज हम एक सभ्यता के तौर पे, एक राष्ट्र के तौर पे, द ओनली प्री ब्रॉन्ज एज इरा सिविलाइजेशन अगर फिर भी जिंदा हैं, तो कुछ तो धैर्य हमारे पूर्वजों ने भी दिखाया होगा, बेचारों ने। कुछ तो युद्ध उन्होंने भी जीते थे। बिल्कुल। तो ये अगर 5 युद्ध हम किसी को बोलें तो बताओ कि जहां हमने जीता था, तो बगले झांकने लगेंगे। और ये एक चर्चा यहीं दिल्ली में मेरे अच्छे मित्र श्री संजीव सान्याल के साथ हम यही बात कर रहे थे कि क्या हम 5 ऐसे युद्धों को गिन सकते हैं जो हमने जीता? और हम दोनों सोच रहे थे, दोनों इतिहास प्रेमी हैं, फिर भी लिस्ट करना मुश्किल है। तो उसी से एक मेरा पूरा किताब आ गया कॉल्ड ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, जिसमें 15 ऐसे वीर और वीरांगनाएं जिन्होंने युद्ध जीते भी थे। ललितादित्य मुक्तापीड़ा, कश्मीर के कारकोटका डायनेस्टी का, किसी को ये नाम भी पता नहीं होगा, वो वंश का भी नाम पता नहीं होगा। वो दूसरे समुद्रगुप्त के नाम से जाने जाते थे।
और उन्होंने जब अरब इन्वेजन ऑफ सिंध के बारे में सबको पता है, 712 में हुआ और मोहम्मद बिन कासिम आया और सिंध पे आक्रमण किया। पर हमें ये नहीं बताया जाता कि उसके पहले ऑलमोस्ट 60 साल तक सिंध के लोगों ने अरबों को पछाड़ा, उनको परास्त किया और अंत में राजा दहर सिंध के वो मारा जाता है इस बैटल में और सिंध कैप्चर होता है। पर सिंध का छोटा हिस्सा छोड़ के अरब ने पूरे देश पे कब्जा क्यों नहीं किया? प्रॉफिट पैगंबर मोहम्मद साहब की देहांत के बाद ऑलमोस्ट 50 या 60 साल की अवधि में 100 साल की अवधि के अंतर पूरा जो मिडल ईस्ट है, मध्य एशिया और उत्तर अफ्रीका, पूरा उसका इस्लामीकरण हो गया युद्ध के माध्यम से। एंड अटलांटिक ओशन से लेके भारत के छोर तक इस्लाम का परचम लहराता रहा। पर भारत में अरब इन्वेजन जो 712 में हुआ, उसके बाद पहला इस्लामिक सल्तनत अगर यहाँ पे स्थापित होना था तो उनको 500 साल लगे। करेक्ट। तो 500 साल तक हमारे पूर्वज उनको धकेलते रहे, उनको पछाड़ते रहे। तो किसने किया ये सारा चीज़? तो ललितादित्य जिसका जिक्र हम कर रहे थे, वो पूरे जो अरब सेनाएं हैं वो कश्मीर और पूरा नॉर्थ इंडिया के पास आए ही ना, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े। यशोवर्मन कन्नौज के राजा, महाराणा बप्पा रावल जो मेवाड़, रावलपिंडी आज भी उसी के नाम से है, बप्पा रावल मेवाड़ के, फिर चालुक्य वंश के विक्रमादित्य, फिर दक्षिण के दंती दुर्गा, ये सारे लोग आपस में अलायंसेस करके इनको बाहर धकेलते रहे। उनको बहुत क्लियर वो ये था कि बाहर से लोग आ रहे हैं। उनको तुरुष्क, जब तुर्किक इन्वेजन हुआ गजनी और घोरी का, तो काशी के जो राजा थे, जो गाहदवाल राजवंश के थे, गोविंद चंद्रा, उन्होंने तुरुष्क दंड, एक टैक्स अपने लोगों पे डाला कि तुरुष्कों को बाहर धकेलने के लिए हम एक स्पेशल सेना तैयार करेंगे। और काशी को काफ़ी दिन तक स्वतंत्र रखा गया। बाद में वो जयचंद्र, उसके निधन और पराजय के बाद गाहदवाल वंश खत्म हुआ। तो ये सारे लोग जो हीरोज हैं, उनके बारे में क्यों हम कभी नहीं जानते और पढ़ाया नहीं जाता? गुजरात की एक महिला रानी नायकी देवी, आपने सुना था इसका नाम? नायकी देवी चालुक्य वंश, जो गुजरात के सोलंकी चालुक्य हैं, उनकी रानी थी। उनके पति के निधन के बाद एक छोटा लड़का जो था, वो उसकी रिजेंट क्वीन थी वहाँ। तब मोहम्मद घोरी सोचता है कि अभी तो गुजरात को पराजय करना बहुत आसान है, महिला का शासन है, तो वो गुजरात पे आक्रमण करता है पहले। बैटल ऑफ कासरहाड़ा नाम के एक युद्ध में नायकी देवी घोरी की आर्मी को पूरी तरह से परास्त कर देती हैं। और घोरी इतना ही सो इंसल्टेड कि औरत के हाथों मेरा पराजय हुआ, गुजरात के तरफ वो फिर से ही डजंट हैव अ लुक एट गुजरात। तो नायकी देवी के बारे में नोबडी हैज़ एन आइडिया। और मेरे राज्य कर्नाटक से रानी अब्बक्का नाम के बहुत सारे, जो छोटा सा एक राज्य था उल्लाड़, वहाँ पे 4 एक्चुअली अब्बक्का रानी हुए थे। वो सारे लोगों ने पोर्चुगीज़ को हराया था बार बार। करेक्ट। और एक ऐसा एक सिचुएशन होता है जहाँ पोर्चुगीज़ की बहुत बड़ी एक नौसेना वहाँ पे तट पे है अटैक करने के लिए, और रातों रात अब्बक्का रानी के जो सैनिक थे, उन्होंने जो नारियल वहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है, तो उसको कुरेद के उसके अंदर बारूद डाल के वो फ्लाइंग टॉर्पीडोज एंड मिसाइल्स, पूरी नौसेना जो है जल के राख हो गई थी, पुर्तगाली नौसेना। और इसकी जो प्रशंसा शाह ऑफ पर्शिया तक पहुंचा कि कौन है ये रानी जिसने पुर्तगाली नौसेना को जला दिया। तो और केरला में एक मार्तांड वर्मा नाम के शासक, जो ट्रेवनकोर के रूलर थे, उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया बैटल ऑफ कोलाचल नाम में 1741 में। और उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा जो परचम था वो गिर गया, नहीं तो वी वुड हैव हैड डच कॉलोनाइजेशन। जिस तरह टिपू अगर जीत जाता था तो फ्रेंच कॉलोनी होता था। तो ये सारे बैटल ऑफ सरायघाट, जो पूर्वोत्तर में लचित बरफुकान ने सबसे बड़ा जो इंपीरियल आर्मी औरंगजेब ने असम और कामरूप को कैप्चर करने के लिए भेजा, उसको बैटल ऑफ सरायघाट में 1681 या समथिंग अराउंड, तो उसको पराजित करके उसके बाद औरंगजेब ने फिर
असम को कैप्चर करने का प्लान ही बदल दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टोरीज़ हैं जिनको बता ही नहीं गया कि हम वी आर अ नेशन ऑफ लूजर्स, एक कुंठित मानसिकता, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि वी आर अ नेशन ऑफ नो गुडर्स। इतिहास का रोल सिर्फ जिंगोइज्म नहीं है रौनक जी, आई वुड लाइक टू स्ट्रेस दैट ऑल्सो कि हाँ मेरा भारत महान, जो पास्ट में था सब ग्लोरियस था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी चीज़ें की, या तो युद्ध क्षेत्र में या ज्ञान वर्धन में, स्पिरिचुअलिटी में, जिसके लिए हमारे मन में जेन्युइन प्राइड भी होना चाहिए, एक पितृ ऋण भी है हमारा कि हम अपने पूर्वजों के बारे में कैसे सोचते हैं। ऐसी कहानियां अगर हमें नहीं बताए जाते तो वी फील मोहम्मद गजनी जब 17 बार आया, जब आपने बोला क्या हम सब ऐसे बैठे रहे पूरे देश में, कोई किसी ने उसके ऑपोजिशन में कुछ किया ही नहीं। और आपने जिक्र प्रोफेसर रोमिला थापर के बारे में किया कि वो धर्म के लिए नहीं जाके अटैक किया, वो लूटपाट करने के लिए गया। उसके भी अब गजनी के खुद के जो क्रॉनिकलर्स थे, उसके जो कोर्ट हिस्टोरियंस, फरिश्ता, अलबरूनी, बहुत सारे लोग उसके समकालीन या उसके बाद, वो बताते हैं कि जब मोहम्मद गजनी ने अटैक किया गुजरात पे, तो जो चालुक्य रूलर, जो नाइकी देवी से पहले चालुक्य रूलर था भीमदेव, वो डर के भाग गया था। तो अनिहलापटन जो उनका राजधानी था, उसको क्रॉस करके आराम से सोमनाथ पहुंच गया। पर वहाँ जब वो जाता है तो वो अचंभित रह जाता है ये देखते हुए कि 50,000 से ज़्यादा सामान्य हिंदू, ये सेना के लोग नहीं थे, अलग अलग जातियों के थे, शायद अपने बहुत क्रूड इम्प्लीमेंट्स, कोई किसान था अपना सिकल लेके आया, कुछ और लेके आया, हल लेके, 50,000 हिंदू उस मंदिर की प्रतिरक्षा करने के लिए खड़े थे। और गजनी की आर्मी सेना को 3 दिन लगा उन सबको मार के मंदिर के अंदर प्रवेश करने में। वो खुद, उसको लगा कि सीधे जा सकते हैं, और वो आया भी इसी कारण। उसके खुद के जो क्रॉनिकलर्स है वो बताते हैं कि वहाँ तक पहुँचा कि सोमनाथ नाम का बहुत ही एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ ये काफिर जाके पूजा करते हैं, उसको हमें तोड़ना है, उसी के लिए जाना है। तो वहाँ जब जाता है तो पुजारी जो हैं वो आके उसको बोलते हैं, और ये सब उसी के दस्तावेज में अंकित है, ठीक है, कि आप तो लुटेरे हो, आपको जितना धन चाहिए हम आपको दे देंगे, आप धन लेके यहाँ से निकल जाइए, हमारे भगवान को बचा लीजिए। तो वो हंस के बोलता है तब कि अगर मैं ऐसा करूं तो मेरी जो लेगेसी है, मेरा जो नाम है, वो बुतों का व्यापारी के तौर पे होगा। मैंने धन लेके बुत को छोड़ दिया, मुझे चाहिए कि मेरा नाम बुत शिकन या बुतों को तोड़ने वाला के नाम से हो। तो मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे वो शिवलिंग चाहिए, और शिवलिंग को तोड़ के उसके पीसेस बना के, और वही था कि मूर्तियों को खंडित करके उसके पाउडर बना के, उसके बाद मस्जिद के स्टेप्स पे उसको गाड़ा जाता था कि हर बार उस पे जब पैर पड़े तो काफिरों का धर्म का निर्मूलन हो। तो ये जब उनके खुद के दस्तावेज हैं, टीपू सुल्तान खुद बोल रहा है कि मैं गर्व से मैंने इतने लोगों को मारा, मैंने इतने लोगों को इतने मंदिरों या गिरजाघरों को तोड़ा। तो आज के इतिहासकार क्यों उसको कवर फायर देने के लिए आते हैं, नहीं 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 जी, इसके लिए धर्म का कोई ये नहीं था, ये सिर्फ धन था। तो एक बार तो धन के लिए कर लिया, पर बार बार धन के लिए किसने वहाँ पे लूटपाट किया? तो ये भी राइट, एक बार धन लेने के बाद वहाँ कौन सा धन बचा? उसके बाद भी अगर सोमनाथ पे बाद औरंगजेब, गजनी से लेके औरंगजेब तक अगर अटैक्स होते गए उस एक मंदिर पे या काशी विश्वनाथ पे, तो धन तो एक ही बार रह सकता है, जाने के बाद कौन आके फिर बैंक में पैसा डालेगा? बैंक ही लुट गया तो धन के लिए नहीं था वो, it was clearly a theological and religious reason for which these attacks happened. So हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में, इतिहासकारों के बारे में, उनकी गलती के बारे में, या जो सच उन्होंने छिपाया उसके बारे में हमने बात तो करी, पर क्या अब सच दिखाना चालू हो रहा है सिलेबस में, किताबों में, या वो काम स्लो है और तेज़ी से हो सकता है? और तेज़ी से ज़रूर हो सकता है, बट इतनी सारी विकृतियां हैं जो 70 साल से हुए हैं। आज भी इतिहास के टेक्स्ट बुक्स, आई डोंट थिंक इतनी जल्दी से उसको बदला गया है। वो सरकार की भी उदासीनता है कि पता नहीं, उस पर फोकस नहीं है। आई थिंक एक क्लास 6 या किसी का पाठ्य पुस्तक बदल गया है। पर देखिए रौनक जी, हर साल अगर
10-11 साल का जो अंतराल था उसमें बहुत सारे जनरेशन्स निकल गए। हमारे देश के अधिकतर जो बच्चे हैं वो इतिहास को सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं, उसके बाद साइंस कॉमर्स ले लेते हैं। इतिहास से जितना पहले पल्ला झाड़ सकते हैं वो रट्टा मारने से मुक्ति पाना चाहते हैं। तो इसलिए इतने 10-11 साल में आई थिंक 2-3 जनरेशन निकल गए और वो यही विकृत इतिहास को ही पढ़ के आगे गए हैं। पर आई थिंक आजकल बहुत सारे लोग आ गए हैं, नए नए लेखक, इतिहासकार जो लिख रहे हैं अच्छी किताबें, युवाओं के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो जो भाषा बोलते हैं उसको लेके कनेक्ट कर रहे हैं। कंटेंट में तो आप एक्सपर्ट हैं, आपको पता है कि एक अच्छा आइडिया होना काफ़ी नहीं है, उसको किस तरह से पैकेज करके उसको प्रेजेंट किया जाए लोगों तक, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब सोशल मीडिया के आने के बाद आई थिंक ऑल द ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम मीडिया हैज़ बिकम इरेलीवेंट। तो आज भी हम लोगों के लिए टू गेट इन टू स्पेशली प्रिंट मीडिया, आप देखिए कि कोई भी मैं हूँ या फिर संजीव सान्याल जी हों या साई दीपक जी हों, आनंद रंगनाथन जी हों, कोई भी हो, इनके किताबों की रिव्यूज़ या इनकी किताबों के बारे में इंफॉर्मेशन भी जो मेन न्यूज़पेपर्स आप निकाल लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया या जो भी है, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, तो बट उनमें आप नहीं देखेंगे रिव्यूज़ अगर डालेंगे तो गलत बैड रिव्यूज़ ही आएंगे, बट दे विल जस्ट इग्नोर यू कि आप, बट देन आई थिंक आपके पॉडकास्ट का जो रीच है और आपके जितने व्यूअर्स हैं, आई थिंक ऑल दैट प्रिंट मीडिया सब्सक्राइबर्स विल बी लेस देन दिस। तो अब सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया जैसा दिस पॉडकास्ट आर देयर, आई थिंक दैट इज रीचिंग पीपल मच मोर। तो हमें ट्रेडिशनल मीडिया की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इसके पहले भी आई स्टार्टेड राइटिंग एज ऐसे 2008 में, और 2019 में मेरी सावरकर की किताब आई। तब तक मैं ऑलरेडी आई वॉज एन एस्टैब्लिश राइटर, मुझे साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था, सब कुछ हो गया था। और बैंगलोर में बहुत सारे बुक स्टोर्स वगैरह दे वर वेरी फेवरेबल टुवर्ड्स मी बिफोर दैट। आप हैरान होंगे सुन के कि कुछ ऐसे भी बुक स्टोर्स थे जो मैं उनको जानता भी था, जिन्होंने बहुत सारे मेरी किताबें, पिछली वाली किताबें बेची। उन्होंने सावरकर किताब रखने से मना कर दिया कि हम अपने बुक स्टोर को दूषित नहीं करना चाहते ये वाले किताब को रख के। इट इज़, वी हैव नथिंग अगेंस्ट द ऑथर, वो हमारे दोस्त हैं, पर इसकी ये किताब वहाँ नहीं रखेंगे। आप सोचिए 50 साल पहले की बात, अगर किसी लेखक या इतिहासकार के लिए प्रिंट मीडिया में जगह नहीं हो या बुक स्टोर में जगह नहीं हो, तो उसकी बात और उसकी किताब पहुंच ही नहीं पाएंगे। पर अब इट डजेंट इवन मैटर, अब ई कॉमर्स है, सोशल मीडिया, ट्विटर में कुछ डाल दो, एक्स में कुछ डाल दो, तो विद इन द रीच इज a million times more than what all these people can help. और ये that is that खुन्नस भी उनकी निकल रही है कि how have we become so irrelevant? We used to decide कि कौन who is to be read, who is to be heard, academic circles में, मीडिया में। अब हर कोई जिसके पास ये कैमराज हैं, ये माइक हैं, अपनी बात डंके की चोट पे कह सकता है। किसी की मेहरबानी के मोहताज हम हैं नहीं। तो आई थिंक दैट इज सर्टनली टेक्नोलॉजी, इसमें मैं पॉलिटिशियंस को कुछ श्रेय नहीं देना चाहता। द टेक्नोलॉजी हैज़ इवॉल्व्ड, सोशल मीडिया हैज़ इवॉल्व्ड, विच हैज़ गिवन यू अ मेगाफोन। उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, गलत इन्फॉर्मेशन भी जाता है जिसको व्हाट्सएप हिस्ट्री ये वो कह के यू कैन रिडिक्यूल इट, विच इज़ ट्रू। इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। हम एज चिल्ड्रन वी यूज्ड टू राइट विज्ञान अभिशाप या देन, तो दैट इज हाउ सोशल मीडिया इज। फॉल्स इन्फॉर्मेशन विल ऑल्सो गो, बट इन द प्रोसेस आई थिंक बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें हैं वो लोगों को डायरेक्ट पहुंच सकते हैं विदाउट दीज मिडिल मैन हु वुड एक्ट एज कंट्रोलर्स। विक्रम सर, मैंने महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ाई करी है। स्कूल में हम शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे। हम सावरकर नहीं, हम स्वातंत्र वीर सावरकर बुलाया करते थे उन्हें। फिर अचानक कई सालों बाद स्टेज से राहुल गांधी बड़े जोश में चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूँ और मैं माफ़ी नहीं मांग सकता। अचानक से बड़ा धक्का सा लगता है, बड़ा दुख सा होता है कि अरे ये तो हमारे हीरोज़ हैं, इनको ही ऐसे क्यों बोल रहे हैं। और जाहिर सी बात है पूरे महाराष्ट्र को ही बहुत बुरा लगा होगा, दुख लगा होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कभी आपको राहुल गांधी मिलें तो आप कैसे उन्हें समझाएंगे संक्षेप में कि सावरकर नहीं, वो वीर सावरकर है? क्या बोलेंगे कि उनको समझ में आ जाए कि वो वीर सावरकर है? मैं नॉर्मली भैंस के आगे बीन नहीं बजाता तो देयर इज़ नो पॉइंट।
जो सोया हुआ है उसको जगाया जा सकता है, पर जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कुछ भी आप कुंभकर्ण को जगाने के लिए जिस तरह से ढोल नगाड़े बजाए गए वो भी बजाने से कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए मैं आजकल तब बहुत मैं भी बिकॉज़ आपके सामने जब देखा जा रहा है कि असत्य बोल रहे हैं लोग और आपने संशोधन करके उसको निकाला है, तो देन यू फील लाइक टेलिंग द ट्रूथ। राइट। तो मैं भी काफ़ी इमोशनल होके नहीं ये गलत है, कैसे आप ऐसे बोल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ झगड़ा भी करता था सोशल मीडिया पे। फिर मैं समझ गया कि देयर इज़ नो पॉइंट, यू कैन नॉट वेक अप समवन हु इज़ प्रिटेंडिंग टू बी असलीप। एवरीबडी नोज द फैक्ट्स। राहुल गांधी के खुद की दादी इंदिरा गांधी, जब सावरकर जी की मृत्यु हुई, उन्होंने बहुत ही एक ग्लोइंग ऑबिचुरी उनके लिए मैसेज भेजा कि ये राष्ट्रभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम के बहुत एक दीपक हैं। ही इज़ अ ग्लोइंग एग्जाम्पल ऑफ पेट्रियाटिज्म और अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल स्ट्रगल। इनका जो योगदान है इट्स अ सेपरेट एनल्स इन द हिस्ट्री वगैरह। और इनकी जब शताब्दी 100 ईयर्स हुआ, सेंचुनरी, तब आई थिंक इंदिरा गांधी ने खुद अपने तरफ से कुछ धनराशि दिया टू फॉर्म अ ट्रस्ट। सावरकर जी पे स्टैम्प निकला और फिर आई थिंक देयर वाज अ मूवी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेड बाय द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। तो क्या इंदिरा गांधी जी जो इतनी महान प्रधानमंत्री थी, इतनी कुशल और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, उनको पता नहीं था कि ये माफ़ी वीर है, ये इस्लामोफोब है, ये गांधी का हत्यारा है? उनको सब पता होने के बाद देयर इज़ नो नीड टू बी जनरस टू समबडी। तो महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र के कांग्रेस के लोग भी और बाकी लोग भी, दे हैव दैट वैल्यू फॉर वीर सावरकर एंड राइटली सो फॉर व्हाट ही डिड। आई थिंक ये 1990 2000 के बाद की बात है, जब वाजपेयी सरकार आई। देखिए, तब तक लोगों को लगता था, स्पेशली कांग्रेस और अन्य पार्टियों को, कि जो सो कॉल्ड राइट विंग गवर्नमेंट है, इट्स नेवर अ थ्रेट टू यू। जनसंघ का कुछ वैल्यू नहीं था। और बीजेपी भी जब शुरू हुआ 1984 में 2 सीट मिले उनको, अडवाणी जी और अटल जी, तो ये क्या थ्रेट करेंगे हमको? वील टॉक अबाउट देयर अलेज्ड हीरोज। जबकि वो जानते नहीं कि एक्चुअली वीर सावरकर जी आरएसएस का हिस्सा भी नहीं थे वो कभी। वो हिंदू महासभा के थे। ठीक है, एक वैचारिक पूर्वज आप मान सकते हैं, आइडियोलॉजिकल एंसेस्टर फॉर द बीजेपी। तो यू कैन बी जेनरस एंड टेल देम। बट वाजपेयी सरकार जब आई, जब अटल जी ने जब पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में सावरकर की पोर्ट्रेट अनवेल किया, तब भी काफ़ी बवाल मचा था। और उसके आई थिंक काला पानी जो जेल है पोर्ट ब्लेयर में, वहाँ भी एक प्लाक राम नायक ने इंस्टॉल किया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से, ONGC। और आई थिंक 1 ईयर के बाद जब यूपीए सरकार आई, जो मणिशंकर अय्यर मिनिस्टर हुए, तो पहला काम उन्होंने वह किया कि वो प्लाक को निकाल के फेंक दिया और सावरकर के बारे में काफ़ी उन्होंने अनशन बोला तब जी। तो आई थिंक तब ही बिकेम अ थ्रेट कि ये बार बार इसको अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। और उनका वही रहता है ना कि स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ हमने लड़ा। कांग्रेस का वही है कि बाकी बताओ आरएसएस के कितने फ्रीडम फाइटर्स हैं वगैरह। तो सावरकर का बहुत योगदान रहा, तो इसीलिए इनको नीचा करना है। तो इसीलिए तब से बहुत सारी चीज़ें, ये माफ़ी पत्र, ये वगैरह वगैरह, और इस्लाम के खिलाफ थे, मुसलमानों के खिलाफ थे, इन्होंने गांधी की हत्या की। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक अराउंड दैट टाइम, तब से ये प्रोपागेंडा की तरह शुरू हुआ। और ये स्टॉप भी नहीं होगा। इसलिए मैं इनके बारे में बोलना ही बंद कर दिया, क्योंकि आई हैव स्पोकन इनफ एंड मोर अबाउट दिस। तो इन केस यू आर हैविंग अ क्वेश्चन कि माफ़ी पत्र के बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन दो, आई थिंक देयर इज़ नो पॉइंट, बिकॉज यूट्यूब में जाएं तो 1.5 लाख मेरे वीडियो मिल जाएंगे माफ़ी पत्र को क्लैरिफाई करते हुए। पर जिनको सुनना नहीं है, जिनको उनको बताने का फायदा भी नहीं है, नो पॉइंट। पर नेहरू की माफ़ी पत्र की बात नहीं होती है, क्योंकि नाभा स्टेट में, नाभा के जेल में जब वो बंद थे, तो उन्होंने भी 3 दिन में माफ़ी मांग ली, ऐसा कहा जाता है। और इनफैक्ट एक कांग्रेस के ही लीडर रहे, संतानम जी, उन्होंने अपनी किताब हैंडकफ विद नेहरू में इस बात को लिखा है कि 3 दिन में ही माफ़ी मांगी, और फिर 3 या 15 दिन या कुछ, अच्छा हाँ, इतने दिन में माफ़ी मांगी, और उसके बाद उनको वहाँ से निकाला गया। मैं जानना चाहता हूँ, क्या जेल की कंडीशन या जेल में जो चीज़ें थी, जैसे वीर सावरकर के साथ थी वैसी नेहरू के साथ भी थी, इसलिए माफ़ी मांगी, या सिचुएशन क्या थी उस टाइम? अरे वो बहुत ही छोटा सा सेल था, और उनको शायद ज़मीन पे या ऑन अ वेरी हार्ड बेड ही हैड टू स्लीप।
और 10-15 दिन में भी उनके होश उड़ गए और उन्होंने अपने पिताजी को बोला, मोतीलाल नेहरू को, कि निकालो मुझे यहाँ से। तो मोतीलाल नेहरू खुद वाइसरॉय के पास जाते हैं और दे गिवन अंडरटेकिंग कि हम नाभा में फिर से एंट्री करेंगे ही नहीं। तो विच दे कीप अप। तो ये माफ़ीनामा बोलें या फिर यू गिव अ प्लेज कि मैं नहीं आऊँगा। इसके विपरीत सावरकर जी को और बाकी सारे जो रेवोल्यूशनरीज, जो क्रांतिकारी तबके के स्वतंत्रता सेनानी थे, एक भी कांग्रेस का वर्कर क्यों कालापानी में उनकी सज़ा नहीं हुई? सिर्फ जो रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, वो ही वहाँ राजबंदी क्यों थे? सावरकर के साथ कुछ 100-120 लोग वहाँ पे थे। तो उनकी जो कंडीशन था वहाँ पे, जो कॉमन ह्यूमन फैसिलिटीज़ हैं, एक अच्छा शौचालय या अच्छा भोजन, वो भी उनको मुहैया नहीं कराते थे तब। शौचालय जाने के टाइम फिक्स थे कि सुबह इस वक्त जाना है, शाम को दो बार। और वहाँ जो खाना उनको दिया जाता था, बासी खाना, उसमें कीड़े मकोड़े थे, तो उसको खाते खाते लोगों को डायरिया हो जाता था। तो बार बार अगर टॉयलेट जाना है तो यू कैन नॉट गो। तो अपने छोटे से सेल में आपको वही मल मूत्र विसर्जन करना है। आपको स्टैंडिंग हैंडकफ्स फॉर डेज एंड मंथ्स। उसी अवस्था में आप यू आर अगेन डेफिकेटिंग, मूत्र विसर्जन सब ऐसा हो रहा है और आप अपने ही इसमें खड़े हैं दिन रात। और कोल्हू के बैल का पनिशमेंट, जहाँ बैल को डालते थे वहाँ अपने स्वतंत्रता सेनानी को डाल के दिन भर कड़कती धूप में पोर्ट ब्लेयर की आपको राउंड एंड राउंड जाना है पूरा दिन, और इतना 30 पाउंड का तेल निकालना है। अगर तेल उतना नहीं मिला तो आप पे कोड़े बरसाए जाएंगे, आपको भोजन नहीं दिया जाएगा। वो भोजन खाना भी नहीं चाहते थे बहुत सारे लोग, पर थोड़ा तो चाहिए शरीर को जिंदा रखने के लिए। और ऐसी यातनाएं सह के लोग वहाँ पे रहे। कितने सारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने आत्महत्या कर ली कि ऐसे जीवन से मृत्यु बेटर है। इंदु भूषण रॉय, बहुत सारे ऐसे लोग जो वहाँ पे कैद थे। तो ऐसे माहौल में, और सावरकर जी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, 6 मंथ्स तक कोई ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है। और उनका जो सेल था इट वाज डायरेक्टली फेसिंग द गैलोज। रोज चीखते बिलखते लोगों को फांसी पे चढ़ाना वही देखना पड़ता है रोज। तो आप सोच सकते हैं किसी की मानसिकता पे कैसे असर होगा। और ऐसे में ये आदमी जो खुद बहुत ही एक प्रकांड पंडित था, ही यूज्ड टू राइट सो मच, और कविताएं लिखते थे, तो पेन एंड पेपर नहीं मिलते थे उनको, तो अपने नाखून से या एक छोटा सा ये करके वो दीवार पे ऑलमोस्ट 6000 पंक्तियां जो मराठी के कविताएं वहाँ लिखे। और टू स्पाइट हिम वो जेलर आके उस पर वाइट वॉश कर देता था ताकि सारे मिट जाएं। और ये इन्होंने, ही हैड सच अ ग्रेट मेमोरी, सारे कंटेस्ट कर दिए थे, यहाँ पे रखा था। तो ऑल दोज पोइट्रीज हैव कम आउट डिस्पाइट बीइंग इरेज्ड। तो इसके बिल्कुल विपरीत आप देखिए, आई मीन नेहरूज जेल्स, वो खुद लिखते हैं वहाँ पे, इट वॉज अ कन्फाइनमेंट नो डाउट, बट बैडमिंटन कोर्ट भी है, वो खुद अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, अपने होम कुक फूड आ रहा है उनके घर। उनकी बहन शायद कृष्णा हती सिंह आके एक बार उनसे मिलने आती हैं और वो बोलते हैं इतना छोटा सा बेड है, एक लिखने का एक डेस्क है, कुछ ही किताबें हैं, एक छोटा सा ये है, मुझे अपने भाई की ये गरीबी देख के बहुत दुख हुआ। तो चाचा की उन्होंने बलिदान दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर आप तुलना किस चीज़ से कर रहे हैं? क्या एक दिन भी ये लोग जाके, वही कितने कांग्रेस के लोग कालापानी की सजा उन्होंने भुगती, क्यों सिर्फ क्रांतिकारी तबके के लोगों को इतनी बर्बर सजा मिली हमेशा? क्योंकि वही सबसे ज्यादा थ्रेट उन्हीं से था ब्रिटिश सरकार को। तो उन्हीं के आत्मा को, सोल को डैम्पन करने के लिए ये सारी चीजें की गई। जैसा मैंने बताया, मैं महाराष्ट्र से पढ़ा हूँ, महाराष्ट्र बोर्ड से। तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे, वो उन्होंने एक प्राइवेट सेशन में कहा था कि जितने जुल्म वीर सावरकर ने सहे, जो महात्मा शब्द था वो वीर सावरकर के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए था और किसी के लिए नहीं। तो ये इस पे आप, हालांकि उन्होंने एक प्राइवेट सेशन में बोला था, अगर वो क्लासरूम में बोलते तो डिबेट शुरू हो जाती। आपका ओपिनियन? आप क्यों दंगा करवाना चाहते हैं मेरे घर के सामने? वो तो उन्होंने कहा, आपने नहीं कहा। मैं बस आपका विचार जानना चाहता हूँ जो उन्होंने कहा था उस पर। मैं ये महात्मा का उपाधि किसी को इतनी आसानी से नहीं
देना चाहता, मेरे देने या ना देने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं अपने इसमें आई थिंक कुछ तो यू हैव टू डू समथिंग वेरी प्रोफाउंड फॉर अ कंट्री टू गेट दैट टाइटल. सो I would leave it at that for whoever is called by that title these days. ठीक है, फेयर इनफ. वीर सावरकर गोडसे के साथ गांधी के मर्डर में इन्वॉल्व थे, ये भी बात बीच बीच में आती है. इस पे नहीं, उस पे एक्चुअली एक पूरा साल उस समय की केंद्र सरकार, जो पहली सरकार थी स्वतंत्र देश का, नेहरू और सरदार पटेल वगैरह की, तो उन्होंने छानबीन किया, इन्वेस्टिगेशन किया, और यहीं दिल्ली में रेड फोर्ट ट्रायल्स हुए, और आफ्टर 1 लॉन्ग ईयर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया, वीर सावरकर जी को. बाकी सारे लोगों को वेरी टफ पनिशमेंट, गोडसे और आप्टे को वर हैंग्ड, मेनी वर लेट ऑफ एज अप्रूवर्स, बट इनको बाइज्जत बरी किया बिकॉज देयर वाज नो एविडेंस. अब गोडसे वो सर्टनली सावरकर के सेक्रेटरी हुआ करता था पहले, हिंदू महासभा में जब थे. अप टू 1942-44 उनका संपर्क बना भी रहा, पर उसके बाद आई थिंक 1945-46 में सावरकर जी को आई थिंक 2 बार ही हैड अ हार्ट अटैक, ही हैड ऑलमोस्ट कम टू द लेवल ऑफ डाइंग. तो ऐसे में उनका जो राजनीतिक पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम हो गया था. तो उस समय बहुत सारे ये जो युवा लोग थे जो उनके साथ काम करते थे, उन्होंने अपना अपना खुद का रास्ता नापा, और गोडसे खुद अपने जो डिक्लेरेशन है, डाइंग डिक्लेरेशन, टेस्टिमनी इन कोर्ट, उसमें वो कहते हैं कि he had nothing to do with this. In fact, we were disillusioned with Savarkar because by then he had become a pacifist. वो भी शांति की बातें कर रहे थे. और जब हम जाके गांधी का एक जो मीटिंग था, जो उन्होंने आई थिंक एक मंदिर में जाके कुरान के आयात पढ़े या समथिंग, तो उस पे इन्होंने प्रतिरोध किया था कि आप मस्जिद में भी जाके हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकते, क्यों हमें इसको ढोना है हमेशा. दूसरा पक्ष भी आए, दोनों हाथ मिलाए साथ. तो उस पे सावरकर जी एक्चुअली उस पर भिड़ गए थे कि वाई डू यू वांट टू डू दिस, डोंट डिसरप्ट हिज मीटिंग्स. तो ही सेड ये भी आई थिंक उसी तरफ जा रहे हैं, तो हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं, हम खुद कर लेंगे. Right. तो ही टॉक्स ऑल दीज डिटेल्स, और मेरे किताब सावरकर कंटेस्टेड लेगेसी में पूरा ऑलमोस्ट 11,000 पन्ने मैंने छांटे नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में, जो गांधी मर्डर ट्रायल पेपर्स हैं. तो उसमें भी सरकार ने सारे सबूत और दस्तावेज देख के उनको बरी किया. फिर ऑलमोस्ट इनकी मृत्यु के थोड़े 1-2 साल पहले एक कपूर कमीशन का रिपोर्ट बिठाया गया इंदिरा गांधी के टाइम पे. तो उसमें जो जस्टिस कपूर हैं, जीवनलाल कपूर, वो पूरा ये सारे दस्तावेज को खोला जाता है ऑलमोस्ट 20 साल बाद, और बहुत सारे विटनेसेस को इंटरव्यू भी नहीं होता है उसमें ऑल थ्रू द रिपोर्ट वो कहता है कि हिंदू महासभा का एक तबका जो सावरकराइट फैक्शन है, वो इस जुर्म के लिए जिम्मेदार है. अब गोडसे, आप्टे, देवर सावरकराइट्स विद इन द हिंदू महासभा, ये तो लोक विदित है, सबको पता है कि देवर सो क्लोज बिफोर. ठीक है. बट आफ्टर सेइंग थ्रू आउट, अगर आप रिपोर्ट ऑनलाइन भी मिल सकता है, आप जाके योर व्यूअर्स कैन चेक व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रू. हर जगह सावरकराइट फैक्शन है. एंड में जब निष्कर्ष आता है तो बोलते हैं कि सावरकर इज रिस्पॉन्सिबल. अब सावरकराइट फैक्शन अगर कुछ करे, अब 1948 में गांधी हत्या के बाद महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स के खिलाफ, क्योंकि गोडसे और आप्टे महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स थे, जैसे सिख नरसंहार हुआ आफ्टर इंदिरा गांधी इज डेथ, जिस तरह गोडसे और आप्टे का जुर्म की सजा सारे देशस्थ और कोंकणस्थ ब्राह्मण जो महाराष्ट्र के थे उनको दिया गया, नरसंहार उनका भी हुआ. तो उसके लिए गांधी कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं, या कांग्रेस कैसे जिम्मेदार, विचारधारा वो उससे प्रेरित है, इसीलिए वो आहत होके उन्होंने किया. इसी तरह ये सावरकराइट फैक्शन थे, पर उसके लिए सावरकर जिम्मेदार थे ये नहीं कह सकते. पर वो कपूर कमीशन भी, इट वॉज नॉट, एक्शन टेकन रिपोर्ट वॉज नॉट पुट, पार्लियामेंट डिड नॉट एक्सेप्ट इट. वो बस इनको एक धब्बा लगा के छोड़ दिया गया, तब तक इनकी मृत्यु भी हो गई थी. अभी पंकज फडनिस जी नाम के एक व्यक्ति ने एक PIL पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया कि वी वुड लाइक टू रिमूव दिस स्टेन फ्रॉम सावरकर्स फेस, दैट दाग हटाना चाहते हैं कि वो गांधी के हत्यारे थे.
तो उस पे एक सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया, और जो हमारे पिछले चीफ जस्टिस थे जस्टिस बोबडे और वो और जस्टिस नागेश्वर राव, उन्होंने एक एमिकस क्यूरी भी बिठाया इस पे, और सारे दस्तावेजों को फिर से छांट के, दिस इज 2018-19 आई एम टॉकिंग अबाउट, इन सब को फिर से परिशीलन करके उन्होंने बताया कि देयर इज नो एविडेंस टू शो दैट सावरकर इज गिल्टी इन दिस, एंड जो ओल्ड कोर्ट 1949 में जो वर्डिक्ट आया दैट स्टिल होल्ड्स, एंड ही इज द पेटिशनर्स क्लेम दैट इट implicate Savarkar is wrong because it doesn't implicate. He has already been exonerated, and there is nothing in the Kapoor Commission which can actually implicate. तो ये बार-बार, if you cannot even accept the verdict of the highest court of this country, at least न्याय प्रणालिका पे हमको विश्वास होना चाहिए. It cannot be that हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो डेमोक्रेसी अलाइव है, हम इलेक्शन हार जाते हैं तो डेमोक्रेसी इज डेड, फेवरेबल वर्डिक्ट है तो जुडिशरी इज फाइन, अनफेवरेबल वर्डिक्ट तो जुडिशरी इज कॉम्प्रोमाइज. ऐसा नहीं हो सकता. इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जस्ट एज हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स. द लॉ ऑल्सो लुक्स फॉर एविडेंस. आप एविडेंस दो, निष्कर्ष लेके जाओ. परफेक्ट है. आपकी वेटिंग फॉर शिवा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ आप उस बुक को ज़रूर लेना फ्रेंड्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं. उसके बाद कोर्ट के आदेश पर सर्वे भी हुआ जी टेम्पल में. काफ़ी सबूत मिले हैं कि वहाँ पर पहले मंदिर था. मैं चाहता हूँ कि अगर आप व्यूअर्स को ये बता सकें कि आपकी रिसर्च में आपको क्या क्या मिला, क्योंकि कहा जाता है वहाँ पर एक टाइम पर 1000 से ज़्यादा मंदिर हुआ करते थे जो तुड़वा दिए गए. सो काशी के बारे में अगर आप कुछ संक्षेप में बता सकें हमारे व्यूअर्स को, और आपकी रिसर्च में आपको और क्या क्या जानने को मिला जो आपने वेटिंग फॉर शिवा में उस बुक में लिखा है. वो बहुत लंबी कहानी है जो शायद लोग किताब पढ़ के भी जान सकते हैं, बट संक्षेप में बोलूँगा कि आपने विष्णु शंकर जैन जी को इंटरव्यू किया पहले, वो और उनके पिताजी जो हरिशंकर जैन जी हैं, जो अनवरत जो लड़ाई लड़ रहे हैं अनेक क्षेत्रों में. आई थिंक वो वी ओ अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू देम कि अपने ज़िंदगी को दांव पे लगा के वो ये सारे चीज़ कर रहे हैं. इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का हस्तक्षेप नहीं है, कोई. एंड यू सपोर्ट दैट रिक्लेम करना ज़रूरी है हमारे. बिल्कुल, बट द प्रोसेस शुड बी बेटर. आई फील रिक्लेमेशन इज़ अ राइट. अपने पूर्वजों को पे हुए अत्याचारों के लिए या जो इनजस्टिस है उसके लिए फाइट करना हम सबकी जिम्मेदारी है. अगर मान लीजिए 100 साल पहले आपके दादाजी का घर किसी ने हड़प लिया और आपके पास पेपर्स हैं, तो आप अगर आपके दादाजी के प्रति आपका कोई फ़र्ज़ है कि आप जाके अदालत में दें कि ये देखिए हमारा पेपर है, ये किसी ने हड़प लिया है, इसको वापस करें. उससे भी अगर आपको प्रतिबंधित किया जाए तो ये कैसा डेमोक्रेसी है, कैसा, व्हाट इज़ द नीड ऑफ कानून व्यवस्था. पर देन देयर शुड बी अ बेटर अप्रोच. नहीं तो ये संभल जैसी घटनाएं बार बार होंगी, इसमें जान माल की नुकसान होगी. आई हैव बीन टेलिंग दिस इवन वो काशी किताब के टाइम पे भी कि आई थिंक हिंदुओं को पहले बैठ के काफ़ी रिसर्च करना है कि एक लिस्ट बनाओ भैया कि कौन. अलग अलग आंकड़े देते हैं. कुछ लोग बोलते हैं 40,000 मंदिर तोड़े, कुछ लोग 4 लाख भी हो सकते हैं, पता नहीं कितने. सारे मंदिरों को वापस लेंगे, बहुत अच्छी बात है, पर अगर दूसरा पक्ष पूछे आपको कि आप मंदिरों की सूची क्या दे सकते हैं हमको कि हम वापस करें, तो वी विल नॉट हैव दैट. तो हर एक न्यू कंट्रोवर्सीज इरप्ट करवाने से अच्छा है कि पहले यू हैव दैट लिस्ट विथ यू एंड देन हैव दैट डिस्कशन विद द ऑपोजिट साइड कि ये देखिए ये रिक्लेमेशन की चीज़ सिर्फ 2 तरीके से इट कैन रिजॉल्व. पहला है बातचीत, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, कि हम दें कि भाईचारे के मामले पे यू गिव अस सम गिव एंड टेक. जैसे राम मंदिर का जो फैसला आया कि दैट एंटायर प्लेस गोज टू द हिंदू पक्ष और उससे भी ज्यादा जमीन मुसलमान पक्ष को दिया जाएगा. अपना मस्जिद जय साई दीपक ने बोला कि ये करना नहीं चाहिए था बिकॉज ये होता नहीं है. अगर आप कोई चीज़ रिक्लेम कर रहे हो तो उसके बदले कुछ कैसे दे सकते हो. हाँ, बट डिफरेंट व्यूज. गिव एंड टेक के मामले में यू कांट टेक अ मैक्सिमलिस्ट पोजीशन. तो मे बी एटलीस्ट यू आर गेटिंग समथिंग इन द. सो दैट इज वन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. द सेकंड इज यू टेक इट टू कोर्ट. अब कोर्ट में आपकी फीलिंग्स के बारे में नोबडी इज गोइंग टू गिव अ वर्डिक्ट. आपको एविडेंस जुटाना है, और एविडेंस यहाँ पे क्या है? ऐतिहासिक एविडेंस है, टेक्सचुअल एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है. तो इसके बगैर आप इसको रिजॉल्व कर ही नहीं सकते. दंगे फसाद करके इसको रिजॉल्व किया नहीं जा सकता. तो कौन कौन से ऐसे जगह हैं जो बहुत ही हमारे हिंदू समाज के लिए या किसी भी समाज के लिए इंपॉर्टेंट हैं? एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, ताकि वंस एंड फॉर ऑल इसको सॉर्ट आउट कर दिया जाए. अब मुसलमान देशों में सामान्य तौर पे मस्जिदों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित
किया जाता है एक रोड वाइडनिंग के लिए या रेलवे लाइन बिछाने के लिए, क्योंकि वहाँ प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक जगह जहाँ सब लोग इकट्ठा होके अपना नमाज पढ़ते हैं, तो वो कहीं भी पढ़ा जा सकता है। तो यू शुड अपील टू द अदर कम्युनिटी, इफ यू पुश इट टू द वॉल अननेसेसरी वायलेंस और जान माल की नुकसान होता ही रहेगा। तो काशी में भी वही है, वहाँ आप बोल रहे थे बहुत सारे, आपने क्या खोज निकाले। करेक्ट। हाथ कंगन को आरसी क्या रौनक जी, आप आज भी आप अगर विश्वनाथ मंदिर आप गए हैं तो गेट नंबर 4 से अगर आप जाते हैं तो पहला आपको क्या दिखता है, वो ज्ञानवापी मस्जिद, वही इट्स अ डाइकोटमी, ज्ञानवापी जो ज्ञान का कुआं है, संस्कृत का शब्द पे मस्जिद डाल के आप क्या उसको कर रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद, इसका क्या मतलब है? इट्स नॉट इवन एन अरेबिक और पर्शियन वर्ड। और पहली बार आप जब एंटर करते हैं तो आप देखते हैं कि मस्जिद दिख रहा है और उसके वेस्टर्न वॉल जो पश्चिमी दीवार है उसमें सारे जो 16वीं शताब्दी के नारायण भट्ट के ज़माने का जो मंदिर है उसके भग्नावशेष वहाँ मिलते हैं। औरंगज़ेब चाहता तो पूरे उस मंदिर को तोड़ के वहीं पे एक बड़ा सा भव्य मस्जिद खड़ा कर सकता था, पर उसने वो ऐसा नहीं किया, सिर्फ मंदिर के शिखर तोड़ के उसके ऊपर 3 गुंबद लगा के उसको मस्जिद बना दिया, ताकि रोज काशी के और भारत के हिंदू अपने सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग को देख देख के वो आहत होते रहें, उनको इंसल्ट फील हो कि हमारे इतने पवित्र मंदिर की हालत ये हो गई है। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न टू हैव दी अवशेष? वो सिर्फ उस जगह पे नहीं है, अलग अलग जगहों पे वही है कि उसी के खंबे, उसी के, ये कल्चरल सब्जुगेशन था कि लिटरली द ट्रैम्पलिंग, जैसा मैंने कहा, मूर्तियों को तोड़ के उसको यू आर पुटिंग, गढ़ रहे हैं उसको सीढ़ियों पे, ताकि मेंटालिटी, माइंड को सबड्यू कर सके। तो इसी में वही है कि हम सिर्फ जब ज्ञानवापी का मुद्दा आता है कोर्ट में या न्यूज़ में, वी ओनली टॉक अबाउट औरंगजेब डिस्ट्रॉइंग इट, पर ऑलमोस्ट फॉर 1000 years आवर एंसेस्टर्स हैव बीन फाइटिंग फॉर इट। 1000 मंदिर कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे 1194 में तोड़े गए, फिर रज़िया सुल्तान ने उसको तोड़ने की कोशिश की, एक और रज़िया मस्जिद वहाँ पे है, फिर जौनपुर के शार्की नवाब हों या सिकंदर लोदी हो, इन सारे लोगों ने तोड़ा, बार बार तोड़ते रहे। आप पूछ सकते हैं कि एक बार तोड़ दिया तो फिर से तोड़ने की क्या ज़रूरत है? उसका यही है कि एक बार तोड़ दिया तो हिंदुओं ने उसके बिल्कुल सटक के एक और मंदिर वहाँ बना दिया। हमारी मान्यता है कि जब प्राण प्रतिष्ठा हम किसी देवता की करते हैं, उसकी ऊर्जा को एक पत्थर में लाते हैं, तो जब तक उसका विधिवत विसर्जन नहीं होता, जैसा दुर्गा विसर्जन हो या गणपति विसर्जन हो, उसकी ऊर्जा अभी भी वहाँ पे स्थित है और उसका सर काट लेने से, वो खंडित करने से वो ऊर्जा नहीं जाती, और उसका एक सरकमफ्रेंस है, तो उस पूरे सरकमफ्रेंस में वो ऊर्जा अभी भी है। तो मे बी गर्भगृह जहाँ पे मेन था वहाँ नहीं है अभी मूर्ति, पर उसके बिल्कुल थोड़े सरकमफ्रेंस में एक और मंदिर। इसी तरह आज जो हम देखते हैं वो मराठा साम्राज्य की देन है, महारानी अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने 1780 में जो मंदिर बनाया, a little close to the original temple। तो the point is, आज जो कोर्ट में मुद्दे चल रहे हैं वगैरह, तो ये कोई आज की बात नहीं है, 1000 वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने लगातार इस पे दे नेवर गेव अप ऑन इट। छत्रपति शिवाजी महाराज जब जिंदा थे, जब औरंगजेब ने इसको तोड़ा, और उनकी माता जीजाबाई, बहुत गुस्सा उनको आया, उन्होंने बोला कि आप मर्द हो तो आपकी ज़िंदगी का यही मकसद होना चाहिए कि काशी विश्वनाथ में फिर से मंदिर की स्थापना होनी है। और बहुत सारे, आई थिंक बाबा साहब पुरंदरे वगैरह लिखते हैं कि जब शिवाजी महाराज के अंतिम समय आया तो सब लोगों ने बोला कि उनको आप शांति से अगले इसमें प्रस्थान कीजिए, तो वो कहते हैं कि मैं कैसे सुख शांति से यहाँ जा सकता हूँ जब मेरा काशी विश्वनाथ अभी भी बंदी है। तो इसलिए पूरा जो मराठा साम्राज्य का गोल वाज टू लिबरेट ऑल दीज प्लेसेस, काशी, मथुरा, प्रयाग, गया, अयोध्या, ये सारी चीज़ें, और दीज आर ऑल डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस। तो हमारे, जैसे मैंने पहले कहा, पितृ ऋण भी कुछ होता है, हमारे पूर्वजों ने जिसके लिए जद्दोजहद की, जो छोड़ा नहीं है, आज हम कैसे उसको छोड़ दें कि ये इट डजंट मैटर। बट ये शांतिपूर्वक और एक गिव एंड टेक के सेंस में होना चाहिए। आई नो इट इज़ डिफिकल्ट, बहुत सारे लोग बोलेंगे ये क्या बकवास है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बट वी कैन ट्राई, बिकॉज द ऑल्टरनेटिव इज द होल कंट्री विल इरप्ट इन अ सिविल वॉर, विच वी डू नॉट वांट इन एनी केस।
विक्रम जी, एक बात अक्सर सभी कहते हैं कि सरकारें भले बदल जाएं, लेकिन एक देश में एक ऐसी लॉबी है, एक ऐसा इकोसिस्टम है जो सिस्टम उनका है। वो वैसे ही रहता है। तो उससे लड़ना कितना मुश्किल है, क्योंकि जब आप टीपू सुल्तान पे एक बुक लिखते हो, जब आप वीर सावरकर की बात करते हैं, तो चैलेंजेस आते हैं, तो आप उसको कैसे टैकल करते हो? आए भी हैं बहुत सारे, तो उसके बारे में प्लीज़ बताएं ज़रा। हाँ, 26-27 साल में अगर आपका पुतला जलना चाहिए कहीं पे और आपके पिताजी को थ्रेट लेटर्स मिले कि आपके बेटे को उड़ा देंगे, तो ऑब्वियसली मुश्किल तो है। बट आई थिंक अभी 17 साल हो गए मुझे इस फील्ड में भाड़ झोंकते हुए, तो आई थिंक थोड़ा चर्बी थिक हो गया है अभी। मोटी हो गई है, ठीक है। अभी आई थिंक व्हेन यू हैव अ विजन कि आप आई हैव अ क्लियर विजन, मैं सराउंड साउंड से आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ। प्रशंसा भी कोई करता है तो मुझे उससे कोई आई डोंट ऑनेस्टली गेट स्वेड बाय इट। निंदा और अटैक्स कितने सारे हुए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में केसेस लड़ रहा हूँ मैं कई लोगों के खिलाफ मानहानि का, तो ये सब तो चलता रहेगा। मैंने जान लिया है कि दिस इज़ अ धर्म युद्ध, और धर्म युद्ध में हर तरह के साम दाम दंड भेद सब लोग इस्तेमाल करेंगे। बट आई फील स्पेशली रौनक जी, आई मस्ट टेल यू दैट जो कोविड का सेकेंड वेव हुआ, ओमिक्रॉन डेल्टा वेव, I was extremely affected by it, and मैं बाल बचते हुए आया। I think I was in the ICU for 3.5 weeks, और डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट शस्त्र छोड़ दिए थे कि ये बचने की इसके चांसेस नहीं है। तो उसका when you have a near death experience, I think your whole perspective of life changes. I can confess that before that it was all about myself, personal glory, लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, मुझे कितना रिकग्निशन मिल रहा है, वो सब चीज़ें सामान्यतः हर एक इंसान में होता है, मुझ में भी था। पर उसके बाद आई डोंट नो व्हाट चेंज्ड स्पिरिचुअली एंड इमोशनली, दीज थिंग्स डोंट मैटर। आई फील कि अगर मुझे यूनिवर्स ने, भगवान ने, जो भी है, अगर जिंदा भेजा है तो कुछ तो सोच के भेजा होगा, नहीं तो आई वॉज ऑफ नो यूज टू एनीबडी, आई वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। तो उसके बाद से आई एम थिंकिंग कि आई एम ऑल्सो डीपली कॉन्शियस नाउ अबाउट आवर मॉर्टैलिटी, कि किसी दिन नेक्स्ट मिनट इज अ गिफ्ट फॉर यू। बाई इवनिंग विल वी बी अलाइव, नेक्स्ट सांस कब रुक सकती है, इट इज़ नॉट नोन। आई थिंक वो युधिष्ठिर जो यक्ष आके उसको प्रश्न कहता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट सरप्राइजिंग एलिमेंट इन योर लाइफ, हम सब जानते हैं कि एक दिन हमें चिता में जलना है, फिर भी हम अगले 50 साल का प्लानिंग करते हैं कि हम ये है वो देवी की माया है कि जो संसार को चला रही है। बट आई थिंक आई गॉट अवेयर ऑफ दैट कि मैं अपनी ज़िंदगी में पता नहीं कितने साल बचे हैं, तो उसमें कितने किताब लिखूंगा, 10, 12, 15, 50, बट दैट इज़ नॉट इनफ। तो वी शुड क्रिएट अ न्यू स्कॉलरशिप। हम बार बार ये रोमिला थापर ने ऐसा किया, इरफान हबीब ने ऐसा किया, यही राग अलापते अलापते ज़िंदगी बीत जाएगी। अगर आपने ऑल्टरनेटिव स्कॉलरशिप प्रस्तुत नहीं किया है तो यू हैव नो राइट टू कंप्लेन। और हम लोग कंप्लेन करने में महारथी हैं, हर बार सरकार ने कुछ नहीं किया, इन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया। एक बहुत अच्छी एक स्टोरी किसी ने मुझे बोला कि एक पूरा फॉरेस्ट जंगल जल रहा था और 2 छोटे स्पैरोज वो अपने छोटे छोटे बीक में नियर बाय एक लेक से आके पानी डाल रहे थे आग को बुझाने के लिए। तो किसी ने देख के उन पे उपहास किया कि पागल हो क्या, आग कैसे बुझेगा आपके छोटे बीक से पानी डालने से। तो उन्होंने कहा कि हम जानते हैं आग नहीं बुझेगी, पर एटलीस्ट व्हेन वी डाई और व्हेन वी गो टू बेड, हमारा दिल तो साफ होगा कि हमने ट्राई किया आग को बुझाने का। तो आई डोंट नो व्हाट आई डू, आई डोंट हैव इल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर कि मैं बहुत बड़ी चीज़ कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर थोड़ा भी वो जो गिलहरी की सेवा है राम सेतु बनाने का, अगर वो भी हो जाए, तो इसीलिए आई थॉट अदर देन माई ओन प्रोजेक्ट्स वी शुड एक्सपैंड दिस। तो इसीलिए एक संस्था भी खोली है मैंने जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर इंडियन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिसर्च, FIHCR. FIHCR.org इज द वेबसाइट। दिस इज टू फॉस्टर न्यू स्कॉलरशिप इन इंडियन हिस्ट्री। तो इसमें बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। एक फेलोशिप है जो सर जदुनाथ सरकार जी के नाम से हम दे रहे हैं, जिसमें 9 स्कॉलर्स को एक अच्छी धनराशि अबाउट 15 लाख हर एक को दिया जा रहा है फॉर 1 year, with the idea that at the end of it they come up with a publish worthy manuscript which is meticulously researched, which is well written, which is accessible, जो आम जनता तक पहुंच पाए। तो ये एक वर्टिकल है। तो हर साल आप सोचिए अगर 9-10 नई किताबें, 10 साल में 100 किताबें, तब हम कुछ कह सकते हैं कि वी हैव समथिंग टू ऑफर। एक मेनू कार्ड में अला कार्ट है, आप चाहे तो रोमिला जी को पढ़िए, आप चाहे तो
विक्रम या साई दीपक या किसी और को भी पढ़िए. दिस शुड बी एन ऑप्शन फॉर द रीडर. Correct. अलग अलग दिस. सो दैट इज वन. द अदर इज प्रोजेक्ट्स where we are looking at projects which will be incubated in universities. हम नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ rise and fall of Buddhism in India उसके बारे में एक संशोधन कर रहे हैं जो which will result in a book series and academic journals and all that. Okay. और एक और vertical which is very important which is called Yuva, where we want to reach out to the children and young adults of this country. 6 से 12 और 12 से 18-19 के जिसमें आपके बेटे भी आते हैं पहले कैटेगरी में, कि how to make history interesting, exciting and inspiring for them. ताकि वो भी मेरे तरह हिस्ट्री क्लास में पनिशमेंट लेके बाहर नील डाउन न करते पाए जाएं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप हिस्ट्री को हम वी लुक एट इट एज अ रट्टा मारने वाला डिसिप्लिन, पर वो एक आईना है जिसमें हम अपने आप को एक राष्ट्र के तौर पे, एक सभ्यता के तौर पे पहचान सकते हैं. अब आप सोचिए अगर दर्पण जो मिरर खंडित है तो आपका चेहरा उसमें जिस तरह दिखता होगा, हम भी अपने देश को, अपनी आइडेंटिटी को उसी तरह देख रहे हैं. तो इतिहास को इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड. एंड एज अ मास्टर कंटेंट क्रिएटर योरसेल्फ यू नो कि यू कांट बी प्रीची. यू हैव टू टॉक इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड. अगर इंस्टाग्राम रील्स ही है उनका अटेंशन स्पैन, 1 मिनट में एक अच्छा मैसेज अबाउट आवर हिस्ट्री विच इज नॉट व्हाट्सएप हिस्ट्री, विच इज नॉट अनवेरीफाइड फैक्ट्स, इट इज रिसर्च्ड फैक्ट, but given to them in small doses as they want to consume in the language they like, animation videos हो या जो भी हो, so that the real truth of India reaches to them. तो ये भी एक कार्य कर रहे हैं. हाँ, तो और ये पूरा मुहिम जो है, आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट ओला के जो फाउंडर हैं भावेश अग्रवाल, ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, और उनको भी ये चीज़ बहुत इट यूज्ड टू बॉदर हिम. तो बाय चांस वी मेट इन अ कैफे शॉप इन बैंगलोर, और बोलते बोलते मैंने ये बताया तो उन्होंने कहा यू स्टार्ट दिस एंड आई विल सपोर्ट यू. तो पूरा जो सेटअप ऑफ दैट, आई हैव अ टीम ऑफ 8 पीपल whom we have hired, very motivated individuals. अभी 9 scholars have been chosen in the first batch. 3 लोग जो चिल्ड्रंस बुक्स लिख रहे हैं, और ओला और भावेश के खुद के सहयोग से ये पूरी संस्था अभी जून से शुरू हुआ है, बट इन 6 months we have done quite a few, and we hope in the coming years we'll be able to create a new corpus. क्योंकि यू नो एज वो 2 चिड़िया की तरह मुझे भी मरते वक्त यही तसल्ली दिल में होनी है कि कुछ तो मैंने कोशिश तो किया. आई डिडंट जस्ट कंप्लेन, आई ट्राइड माय बेस्ट. वंडरफुल. भावेश भाई, सर ऐसी कौन सी और हिस्टोरिकल इवेंट्स या पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं जो देश को गलत बताए गए पर उस पर बुक लिखी जा सकती है, या आपको अगर और टाइम मिला तो आप उस पर लिखेंगे? 1,500 है. अच्छा, 1,500. कोई जो सबसे पहले दिमाग में आए? I think there's enough. Goan Inquisition पे किसी को लिखना चाहिए. About the Portuguese Inquisition in Goa. कश्मीर की हिंदू इतिहास, व्हाट इज़ द हिंदू हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, उस पर लिख सकते हैं. अपने स्वतंत्रता आंदोलन के अलग अलग आयाम, जो क्रांतिकारी तबका है, संजीव सान्याल जी ने द रेवोल्यूशनरीज नाम का एक लिखा है, पर हर एक रेवोल्यूशनरी के बारे में और हर एक मूवमेंट के बारे में यू कैन डीप डाइव एंड राइट सो मच मोर, एंड दैट कैन मेक फॉर वेरी गुड कॉन्टेंट फॉर OTT, for films and all that. हमारे इसमें वही प्रॉब्लम है. इवन पीरियड ड्रामा वी डोंट नो हाउ टू मेक इट. हम उसको ग्रैंडियोस ये कर देते हैं, बट इन द प्रोसेस द मैसेज गेट्स डाइल्यूटेड. सो अ लॉट कैन बी डन इफ गुड माइंड्स गेट टुगेदर. एब्सोल्युटली. विक्रम सर, अंग्रेजी की एक बहुत ही मशहूर सेइंग है कि until the lion learns how to write, every story will glorify the hunter. चिनुआ अचेबे उनका कोट है, ये नाइजीरियन ऑथर. सो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको हिंदी में अगर ट्रांसलेट करके बताऊं तो, जब तक शेर लिखना नहीं जानता तब तक शिकारी का ही महिमा मंडन होता रहेगा, और वो खुद अपना महिमा मंडन करेगा. सो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपसे पूछूं, सो डू यू थिंक दैट हिंदूज आर द लायंस हु आर बीइंग हंटेड फॉर लास्ट फ्यू सेंचुरीज, यस, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग द हिस्ट्री और द नैरेटिव, इट इज रिटन बाय द हंटर्स? बिल्कुल. अभी बेचारे शेर थोड़ा म्याऊं म्याऊं करना शुरू किए हैं, उनको कुचलने का बहुत प्रयास हो रहा है, बट आई थिंक as I said, वही धर्म युद्ध है. It is now or never. I think with that sense of responsibility, जो ये कार्य कर रहे हैं, अपना आपसी मतभेद, अपने गुट में यू नो डिसेंशंस, वो सब न करके दैट लार्जर कॉज, अ विजन, वो लेके हमको करना है. एंड पर्टिकुलरली हिस्ट्री, यू नो, बिकॉज ऑल आवर डिबेट्स, ऑल आवर डिफरेंसेस, वो फाइनली जीरो इन होता है हिस्ट्री पे. करेक्ट. जब तक उसको ठीक से परोसा नहीं जाता,
आई थिंक वी विल नॉट गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेस्ट. एंड ठीक है, भारत जो है अभी वी आर एट द कस्प ऑफ ग्रेटनेस. वील बिकम अ जो भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वील प्रॉब्ली गेट अ यूनाइटेड नेशन सीट, वील गेट मेनी थिंग्स, विश्व गुरु, वो सब होगा. बट देन ये सॉफ्टवेयर है. The hardware can be great, but if your software is corrupted, if you don't have a sense of ownership, Correct. if you don't have that national character and that sense of pride about yourself, I think ये बाहरी चीज़ों से military might या economic might, that is only one important part. रोटी कपड़ा मकान very important, but उसके साथ साथ जो civilizational चीज़ें हैं, सभ्यता, हमारा इतिहास और संस्कृति, इसको अगर हम संजो के नहीं रखते, उसका पुनरुत्थान नहीं करते, तो आई डोंट थिंक द एक्सटर्नल थिंग्स विल लास्ट फॉर टू लॉन्ग. करेक्ट. क्विक रैपिड फायर विद डॉक्टर विक्रम हे संपत. भगवान, will I get a hamper like Karan Johar gives? रेडी? Yes. इनमें से किस लेफ्ट हिस्टोरियन ने भारत की हिस्ट्री के साथ सबसे ज्यादा छेड़खानी की है? सब. अब अच्छा ऑप्शंस बोल दीजिए. इरफान हबीब, रोमिला थापड़, डीएन झा या बिपिन चंद्र? गुड, माय आंसर होल्ड्स. ओके, ठीक है. अच्छा, आपके लिए किस आदमी के साथ बैठना ज्यादा मुश्किल है? एक जो सावरकर को डरपोक मानता है या दूसरा जो टीपू सुल्तान को सेक्युलर मानता है? दोनों. आई थिंक माय क्वेश्चन आंसर्स टू एवरीथिंग इज ऑल यहाँ पे, या बट दोनों भैंस के आगे बीन बजाना इज अ प्रॉब्लम. ठीक है. भारत के इतिहास के ऐसे 3 कौन से लोग हैं जिनके बारे में हमें सबसे कम पढ़ाया गया है? ललितादित्य, बंदा सिंह बहादुर, जिन्होंने पहला सिख साम्राज्य स्थापित किया, और फिर मार्तांड वर्मा. ओके. भारतीय इतिहास में पढ़ाई गई ऐसी कौन सी बात है जो सरासर झूठ है? हमने 2 घंटा उसी पे चर्चा कर ली. तो बट फिर भी जब मैंने पूछा तो शायद आपके मन में सबसे पहले वो आ गया होगा. आई थिंक द मेन थिंग इज द फ्रीडम मूवमेंट. हमें उसको बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से दे दी, हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना भाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये ठूसा गया है हमारे अंदर. और आई थिंक आफ्टर एटनबर्ग्स फिल्म हमने भी वही मान लिया है कि फ्रेम बाय फ्रेम हम बहुत पोलाइटली बोलते रहे भारत छोड़ो भारत छोड़ो. एक दिन वो बोर होकर चले गए कि चलो भाई दे दो उनको और चले गए. ऐसा थोड़ी मिला हमको. आज़ादी दी नहीं गई, हमने छीनी उनसे. हमने आज़ादी प्राप्त किया थ्रू सैक्रिफाइसेस. 1857 से लेके बॉम्बे जो आज भी नेवल म्यूटिनी बोलते हैं 1946 का, करेक्ट, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है. तो वहाँ पे कई सभा भी की थी शायद वीर सावरकर ने वहाँ पे. नहीं, तब ही वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डेथ. ही हैड अ हार्ट अटैक तब, Okay. बट ही वाज नॉट इन्वॉल्व. इट वाज ऑल इंस्पायर्ड बाय द INA और नेताजी के शौर्य पराक्रम से. तो इन दिस एंटायर अंतराल 1857 to 1946 द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, महाराष्ट्र से चाफेकर बंधु और वासुदेव बलवंत फड़के, इन सब का जो परिश्रम था उसके बलबूते पे हमने आज़ादी छीनी ब्रिटिश सरकार से. हिस्टोरियन के लिए सबसे जरूरी स्किल क्या है, रिसर्च या राइटिंग? ह्यूमिलिटी, थर्ड स्किल. कि आपको आई थिंक हिस्टोरियन नीड्स टू नो कि ही और शी डजंट नो द एब्सोल्यूट ट्रूथ. सत्य तो एक है, पर हम उस सत्य को एक ऐसे प्रिज्म से देख रहे हैं जो टूटा हुआ है. डॉक्यूमेंट्स आर स्कैंटी, डॉक्यूमेंट्स आर इंटरवीन्ड फ्रॉम, मिल नहीं रहे हैं. तो ये न इति जो नेति नेति बोलते हैं हमारे फिलॉसफी में, दिस इज़ नॉट द फाइनल वर्ड. मैं बहुत अच्छा टिप्पू सुल्तान पे इतना मोटा किताब लिख सकता हूँ. कल अगर आपको कुछ नए डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं या आप संशोधन करके कुछ और निकालें जो मेरा पूरा हाइपोथेसिस को नकारे, तो मैं जितना भी मोटा, जितना भी कमर्शियली सक्सेसफुल किताब लिखूं, वो कूड़े के बक्से में जा सकता है और आपकी किताब नया इतिहास बन सकता है. तो एवरी वर्क ऑफ हिस्ट्री इज़ एन इंटरिम रिपोर्ट. ये अंतराल में लिखा हुआ एक है, इस पे संशोधन से इसमें बढ़ोतरी हो सकती है. तो हर इतिहासकार को दैट ह्यूमिलिटी यू शुड हैव कि आई डोंट नो एवरीथिंग, आई नो ओनली लिटिल बिट. तो लिखना और रिसर्च करना तो है ही, पर उसके साथ ये मनोभाव होना चाहिए कि मैं सिर्फ सत्य की खोज कर रहा हूँ. मुझे पूरा सत्य, जैसे स्पिरिचुअलिटी में है, फिलॉसफी में है, आई डोंट नो गॉड, आई एम ट्राइंग टू रीच हिम. सो दैट इज और हर दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन. भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पीरियड है जिसको विक्रम संपत सच में भारत का गोल्डन एज मानते हैं? आई डोंट थिंक देयर वाज एनी गोल्डन एज, टू बी ऑनेस्ट. हमें हर एक इसमें दैट इज अगेन कि एक सोने की चिड़िया थी, किसी ने आके उसको हथिया लिया. एवरी एज में कुछ ना कुछ दिक्कतें तो थी ही. करेक्ट.
भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा शख्स है जिसके साथ आप लंच पर जाना चाहेंगे? लंच पे जाना चाहेंगे, राणा कुंभा, मेवाड़ के। वो एक भी जंग अपने लाइफ में हारे नहीं थे, महाराणा कुंभा। कुंभलगढ़ का जो फोर्ट है, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद सबसे लॉन्गेस्ट मैन मेड वॉल दैट ही बिल्ट, आई थिंक आई लव टू नो हाउ ही मैनेज दिस इन हिज लाइफ। विक्रम संपत की नज़र में इनमें से कौन सा नेता ज़्यादा बड़ा था, नेहरू या पटेल? पटेल फॉर श्योर। आपने एक रीसेंट वेब सीरीज देखी जो आई है? सुनी है उसके बारे में देखी नहीं अभी तक। उसमें जब आप पटेल को देखेंगे तो उनको काफ़ी बेबस, लाचार और हेल्पलेस देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब पटेल उनको जवाहर जवाहर बोल के, तो जवाहर वाज लाइक दिस। सो आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, फिर उसके बाद हम लोग वापस डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। फिर उसके बाद शायद आपका आंसर बदल जाएगा। नहीं नहीं, मैं इतने जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होता, बिकॉज आई नो माई हिस्ट्री। वंडरफुल। और आपने, जैसे कि आपने बताया कि हिस्ट्री में इतनी सारी चीज़ें हैं, कि इतना सभी कंट्रीब्यूशन जो आप अपनी तरफ से कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू। और उसमें से आपने इतना सा हमें हमारे साथ पॉडकास्ट में शेयर किया, उसके लिए भी थैंक यू सारे व्यूअर्स की तरफ से। और आपने मेरा मैसेज इतने लाखों लोगों तक पहुंचाया, उसके लिए आपको बहुत बड़ा थैंक यू। और जो लोग देख रहे हैं उनका काम है अभी से लाखों से करोड़ों लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि सीखने लायक बहुत सारी बातें इस पॉडकास्ट में, शेयर करने लायक बहुत सारी बातें। कौन सा पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा सही लगा और उसके बारे में आप चाहते हैं कि अगली बार जब नई किताब के साथ या नए पॉडकास्ट में वापस डॉक्टर विक्रम संपत आएँ तो उनसे उस पर डिटेल में हम लोग बात करें, उस पार्ट को ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू रौनक, थैंक यू फॉर कमिंग। एक क्लास चलते चलते, टीपू सुल्तान इतनी ही बदसूरत थे जितना आपने इस फोटो में डाला है, या ये ओरिजिनल पेंटिंग कुछ है, ब्रिटिश लाइब्रेरी से मैंने ये चीज़ खरीदी है। हमारी चीज़ें वहाँ पे हैं और हमको खरीदना पड़ता है अपनी चीज़ें, तो ये ओरिजिनल पेंटिंग जो उनके कोर्ट में किसी ने बनाया, वो हाँ, वो छोटे थे, नाटे थे, काफ़ी प्लम्प थे और बॉल्ड थे। तो संजय खान, कोई भी खूबसूरती नहीं थी, मतलब संजय खान जितने डैशिंग एंड हैंडसम हाँ? तो बिल्कुल थे नहीं। तो कम से कम इसमें तो ईमानदारी डालनी चाहिए थी उनको कि जैसा आदमी दिख रहा है वैसा कैरेक्टर लो। अरे डिस्टॉर्शन वहाँ शुरू होता है रौनक जी, कि इनके जो पिताजी का रोल, हैदर का रोल जो सीरियल में शाहबाज खान, जो बहुत ही हैंडसम, गुड लुकिंग, लंबी दौड़ी और बैरिटोन वॉइस, एक्चुअल जो डिस्क्रिप्शन है हैदर की, तो जब से उसने राज्य को हथियाया, उसने अपने पूरे सर पे एक भी बाल उसको उसने नहीं रखा, अपने आईब्रोज को निकाल दिया, दाढ़ी, मूछ और सर के बाल और आई लैशेस को भी हटा दिया था। तो आप सोच सकते हैं, और वो बहुत गोरे थे, तो एक वाइट बॉल विच इज ग्लिसनिंग इन द लाइट। मूवी आई थी एक अलग, आई डोंट नो आपने देखी है नहीं देखी, यहाँ से जाने के बाद आप देखना, एक वो वैसा ही कैरेक्टर था एक। अच्छा, तो अलग ही था, एकदम अलग, बिल्कुल। उसको भी डैशिंग एंड हैंडसम दिखाया गया, विच इज डिस्टॉर्शन स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। काफी बदसूरत थे आप, तुम, सॉरी आप, नॉट तुम। इसको जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू रौनक जी, थैंक यू, प्लेजर।